देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बोला था कि तुम लोग ये होमवर्क में ट्राई करके देख सकते हो, जो कि हम लोग का फिक्स्ड इनकम बियरिंग था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग फिक्स्ड इनकम बियरिंग तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, मतलब इस पे और भी क्वेश्चंस है जो होमवर्क में है, वो तुम लोग कर सकते हो, वो हम लास्ट में करवाएंगे। ठीक है, उसमें दोनों कंसेप्ट आ जाएगा, शेयर वाला भी आ जाएगा और जो डिवेंचर बॉन्ड वाला भी आ जाएगा। ठीक है, अभी आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरिएबल इनकम बियरिंग। ठीक है, देखो एक बार यहाँ पर हम मैंने पीडीएफ वो ओपन नहीं किया, एक मिनट देखो हम दिखा देते हैं। जहां पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था जिस दिन, उस दिन हम लोगों ने देखा था कि कितने तरह से इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे ही हम लोग करेंगे। देखो एक सेकेंड, ये वाला होगा शायद, देख लेते हैं। ये देखो एक बार जस्ट गो थ्रू करवा देते हैं, अगर तुम लोग भूल गए हो तो याद हो जाएगा। ये देखो, अच्छा ये भी नहीं है, एक सेकेंड। मैम डेट 26 होगा। 26 होगा ना, अच्छा ठीक है। हाँ 26 के पहले जहां पर मैंने थ्योरी बोला था, ये तो 26 वाला सही है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जहां पर एंड किए थे ना, वहां पर मैंने स्टार्ट किया था। चलो शायद इसके पहले वाला होगा। 26 के आगे कौन सा डेट आएगा, 7 दिन पहले, वो वाला होगा। 19। 19 होना चाहिए, करेक्ट 19। 19 ऑफ सितंबर, हाँ ये रहा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिस दिन, तो वहां पर देखो हम लोगों ने एक्चुअली, मुझे चाहिए अभी जब हम लोग इसका समझेंगे शेयर्स का, तो ये वाला हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग भी अपने कॉपी में इसको रखो। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट देखा था कि कितने तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन AS 13 के हिसाब से रेवेन्यू नेचर का इनकम हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, रेवेन्यू नेचर का मतलब कोई शेयर होल्ड कर रहे तो उससे डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई डिवेंचर बॉन्ड होल्ड कर रहे, कोई रेंटल इनकम है, ये सब इन्वेस्टमेंट का इनकम है रेवेन्यू नेचर का। लेकिन अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के उसको फ्यूचर में ज्यादा वैल्यूज में बेच देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था होल्ड, एसेट को होल्ड करने के हिसाब से। ठीक है, और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर और एक तरीके से भी देख रखा था, जैसे कि ये वाला। ठीक है, कि होल्डिंग पीरियड जैसे लेस देन 1 ईयर और ग्रेटर देन 1 ईयर होगा तो कैसे वैल्यू किया जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स्ड इनकम बियरिंग पढ़ा, दैट इज डिवेंचर का, बॉन्ड का और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। क्वेश्चन में जो रहेगा, अभी आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट्स। ठीक है, वेरिएबल इनकम बियरिंग, तो इसका कैसे होगा, जैसे कि वेरिएबल यानी इक्विटी शेयर, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिविडेंड कंपनी हर बार एक जैसा तो नहीं देती है, अलग अलग देती है। ठीक है, तो ये वाला हम लोग देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। अच्छा, तो देखो उसके बाद ही हम लोग ये जो होमवर्क है, होमवर्क रहने तो, अगर किए हो तो ठीक है, नहीं किए हैं तो हम लोग जब इसको रेडी करेंगे तब देख लेंगे। देखो यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल, हेडिंग कर लेते हैं, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट और सिक्योरिटीज। ठीक है,
अच्छा, इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली यहाँ पर हम लोग शेयर्स का ही पढ़ेंगे कि शेयर्स का इनकम जो है वो वेरी कर जाता है, और शेयर मैक्सिमम केसेस में देखेंगे क्वेश्चन भी हमारा इक्विटी शेयर का ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदते हैं, ठीक है, तो ये देखो इक्विटी शेयर अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग कितने तरह से इक्विटी शेयर परचेस कर सकते हैं। इक्विटी शेयर मार्केट से हम लोग हम आंसर ही बता दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बोलो कि इक्विटी शेयर हम लोग कितने तरीके से परचेस कर सकते हैं, अगर परचेस करना चाहते हैं तो कितने तरीके से परचेस कर सकते हैं, मतलब कहाँ से मिलेगा, अगर हम लोग शेयर परचेस करना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा, बोलो कहाँ पर मिलेगा, अगर शेयर खरीदना चाहोगे तो कहाँ से खरीदना पड़ेगा। जैसे हर चीज का तो एक मार्केट होता है ना, तो यहाँ पर ये कहाँ से खरीद सकते हैं इक्विटी शेयर को, एनी आइडिया, कुछ भी। इक्विटी शेयर को कहाँ से खरीद सकते हैं, डायरेक्टली कंपनी से खरीद सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली कंपनी के पास से खरीद सकते हैं या फिर मार्केट में, ठीक है, मार्केट से हम लोग खरीद सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू से भी खरीदा जा सकता है, मार्केट से भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी के थ्रू से खरीदेंगे तो हमें क्या नहीं देना पड़ेगा पता है, नो ब्रोकरेज। जैसे तुम लोग रेंटेड हाउस या पीजी वगैरह में रहते हो तो कोई ब्रोकर के थ्रू से खरीदोगे उसे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अगर खुद ही खरीद लोगे, ठीक है, मतलब सॉरी खरीद लोगे बोल रहे, खुद ही अगर ढूंढ के तुम लोग को मिल जाता है तो तुम लोगों का ये ब्रोकरेज बच जाएगा, ठीक है। और मार्केट से खरीदोगे तो जिस ब्रोकर कंपनी के थ्रू से खरीदोगे उनको हमें देना पड़ेगा ब्रोकरेज, ठीक है। और ब्रोकरेज का कंसेप्ट क्या होगा, अगर हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस करते हुए किसी तरह का टैक्स, ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी ये सब लग रहा है तो ये हमारे परचेस प्राइस के साथ ऐड होके हमारे इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स के लिए भी वैसे ही होगा। अब हम लोग को सीखना क्या है, हम लोग को ये नहीं सीखना है कि कंपनी अपना शेयर बेचने से क्या अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग को ये देखना है कि जो इन्वेस्टर शेयर्स खरीद रहा है उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग किसका अकाउंटिंग करेंगे, इन्वेस्टर का अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टर मान लो, इन्वेस्टर का अकाउंटिंग करना है, इन्वेस्टर्स अकाउंटिंग। वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा ये हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है, कंपनी का अकाउंट्स नहीं करना है, जस्ट लाइक हम लोगों ने डिवेंचर में किया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कैसे शेयर्स खरीदने का होगा, एंट्रीज कैसे होगा। मान लो नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है 50,000, ठीक है। फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है सपोज ₹10 ईच, ठीक है, ₹10 ईच। और इशू प्राइस मतलब कंपनी कितने में बेच रही है। अब कंपनी का इशू प्राइस तीन तरीके का हो सकता है, पार हो सकता है, यानी कि जो फेस वैल्यू है वही, प्रीमियम हो सकता है यानी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, डिस्काउंट हो सकता है यानी फेस या नॉमिनल वैल्यू से, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से कम हो सकता है। अब मान लो इशू प्राइस है रुपीज, यहाँ पर लिख देते हैं 20 ईच, ठीक है, 20 ईच यानी प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो अब अगर कोई खरीद रहा है, मान लो मिस्टर एक्स खरीद रहा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, क्योंकि मिस्टर एक्स ने, मान लो यहाँ पर हम ऐसे दिखा देते हैं, मिस्टर एक्स जो है, ऐसे देखते हैं, देखो मिस्टर एक्स जो है उन्होंने एबी लिमिटेड में, एबी लिमिटेड में क्या किया है, एबी लिमिटेड क्या है, एबी लिमिटेड है कंपनी, ठीक है, कंपनी का शेयर्स खरीदा है, ठीक है, कंपनी का शेयर्स खरीदा है, इनके पास कंपनी का 50,000 शेयर्स है, ठीक है, 50,000 शेयर्स है। अब बोलो इनको कितना पैसा देना पड़ेगा इस शेयर्स खरीदने का, बोलो कितना पेमेंट करना पड़ेगा शेयर खरीदने का। मेरा आवाज तो आ रहा है ना तुम लोगों को, बोलो कितना देना पड़ेगा शेयर्स खरीदने का। 50,000 शेयर्स कितना, 10 से इंटू होगा कि 20 से, बोलो 20 से। 20 से। तो एंट्री क्या होगा, ये क्या एंट्री करेंगे, अगर मिस्टर एक शेयर्स खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। टू, टू क्या बोले और एक बार बोलो, टू क्या बोल रहे हो वो बोलो, ये ठीक बोले हो, इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखना टू पड़ेगा। कैश या बैंक। हाँ, टू कैश या बैंक, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऐसे लिखना पड़ेगा, सिर्फ इक्विटी शेयर्स, पहला बात है इक्विटी शेयर्स होगा, ठीक है, कैपिटल अगर बोल रहे हो तो कैपिटल लेकिन नहीं होगा, ठीक है। कैपिटल कौन एंट्री करेगा,
कैपिटल का एंट्री कौन करेगा? शेयर इशू करने से कैपिटल किसका बनेगा? इसके पास क्या आएगा? इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा। और बेचेगा हाँ मतलब नहीं, कैपिटल जो बेचेगा कंपनी उसका नहीं हो, कंपनी कंपनी का। ठीक है, मार्केट में तो सेल परचेस रोज ही होते रहता है। आज मान लो मेरे पास कोई भी एक कंपनी का शेयर्स है, मान लो मेरे पास जैसे टाटा मोटर्स का शेयर्स है, ठीक है, तो अगर हम बेचते हैं तो मेरे पास कैपिटल जनरेट नहीं होगा, कंपनी शेयर इशू करती है ताकि उसके पास कैपिटल हो। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड ऐसे लिख सकते हैं पूरा, अगर लिखना चाहे डेबिट टू यहाँ पर कैश या बैंक, लेकिन कंपनी का सारा अकाउंटिंग नॉर्मली हम लोग टू बैंक लिख के या बाय बैंक, मतलब जो भी होता है बैंक के थ्रू से ही करते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 50,000 इंटू ₹20, यानी कितना हो जाएगा? 10 लाख शायद, 1 लाख नहीं 10 लाख, 50,000 इंटू 20 1 लाख होगा। नहीं 20 लाख 10 लाख 10 लाख, हाँ। अच्छा ठीक है, तो ये एक्चुअली हमें ये अकाउंटिंग करना है, ठीक है। और अगर कंपनी एंट्री करती है, हमें वो चाहिए नहीं, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि कंपनी कैसे एंट्री करेगी। शेयर इशू करने के बाद कंपनी इस तरह से एंट्री करती है, ये हम लोग ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ते हैं एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट करेगी, फिर क्या करेगी? दो एंट्री होगा, एक क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक क्या हो जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि 10 का शेयर 20 में गया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने से एंट्री आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने से एंट्री आएगा? ये जस्ट फॉर नॉलेज, इसका जरूरत नहीं है हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में, लेकिन क्योंकि हमें पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि किसका कैपिटल रेज हो रहा है और कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर कितना कितना मल्टीप्लाई होगा? बोलो कितना मल्टीप्लाई होगा? 50,000 इंटू कंपनी के पास पैसा कितना आएगा जितने से ये 20 खरीद रहा है? 20, जितने से ये खरीद रहा है 10 लाख। और कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगी? कैपिटल में उतना ही परमिसिबल 10 होता है जितना फेस वैल्यू 10। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, नहीं 5 लाख, 5 लाख 5 लाख। और यहाँ पर 10 से ज्यादा कितना है, एक्सेस कितना है, वही प्रीमियम है। 5 लाख हाँ 5 लाख, ठीक है, 5 लाख प्रीमियम पे कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए, ये हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। हम लोग को ये चाहिए कि कोई अगर अपना मतलब इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है किसी एक कंपनी का, तो वो किस तरह से एंट्री करेगा, ठीक है। ये तो गया हम लोग का फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड यहाँ पर हम लोग नया एक चीज पॉइंट सीखेंगे, दैट इज बोनस शेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बोनस शेयर। अब शेयर होल्डर होने के बाद ऐसा होता है कि कंपनी क्या कर सकती है? बोनस शेयर इशू कर सकती है। कंपनी का ये पॉलिसी है कि कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। तो बोनस शेयर किसको मिलेगा और कैसे मिलता है? बोनस शेयर किसको मिलता है? ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। मतलब जो पहले से ही कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, उनको मिलता है बोनस शेयर, ओनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और कैसे मिलता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर। अब बोनस शेयर जैसे मैंने बोल दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कुछ पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या कोई एंट्री होगा? सोचो, अगर कुछ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जर्नल एंट्री कब होता है? 11 में सीखे हो, जर्नल एंट्री कब होता है? जब कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं। तो अगर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो क्या कोई एंट्री होगा? सोचो, नो नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको कैसे शो करेंगे? लेकिन मान लो कि अगर किसी को बोनस शेयर मिला तो क्या उस शेयर होल्डर का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा? जैसे इसी का ही देख लो, मिस्टर एक्स ने कंपनी का शेयर खरीदा था, उसके बाद कंपनी ने शेयर बोनस शेयर इशू किया। ये कौन था? ये मिस्टर एक्स था। इसके पास एबी लिमिटेड का कितना सारा शेयर था? 50,000 शेयर था, ठीक है। 50,000 शेयर्स कौन से कंपनी का था? एबी लिमिटेड का था। अब एबी लिमिटेड ने क्या किया है? इन्होंने डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया है? बोनस, हम लोग बोनस शेयर देंगे ऐसा डिक्लेयर किया है। और रेशियो बोला है इस तरह से 2:, ऐसे ऐसे लिख के बताते हैं, देखो, बोनस शेयर फॉर बोनस शेयर्स फॉर 1 फॉर एवरी 2 शेयर्स होल्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे डिक्लेयर किया है कि बोनस शेयर दिया जाएगा
एक, अगर कोई 2 शेयर होल्ड करके रखा है तो, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या मिस्टर एक्स को बोनस शेयर मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा। तो मिस्टर एक्स तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो इनको 25,000। बोनस 25,000, तो इनको ऐसे मिलेगा, ये देखो 2 शेयर होल्ड करने से अगर एक बोनस शेयर मिलेगा तो एक के बदले 1/2, तो 50,000 के बदले कितना मिलेगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 25,000 शेयर्स मिलेगा, ठीक है। 25,000 बोनस शेयर्स मिलेगा। अब ये शेयर्स तो इनको मिल गया, लेकिन ये एंट्री क्या करेंगे। अब देखो शेयर्स खरीदने का एंट्री होता है ये वाला, लेकिन खरीद तो नहीं रहे कि पैसा जाएगा, तो फिर ये क्या एंट्री होगा, यहां पर हो जाएगा नो एंट्री, ठीक है। यहां पर हो जाएगा नो एंट्री फॉर बोनस शेयर्स रिसीव्ड ओनली। अच्छा, इनका अब शेयर होल्डिंग कितना हो जाएगा ये बताओ। इनके पास पहले 50,000 शेयर्स था, क्या इनके इस हाथ में भी और एक और शेयर्स आ सकता है। इनके पास पहले से 50,000 शेयर्स 75। था, 25, ठीक है। तो इनके पास टोटल टोटल कितना शेयर्स हो जाएगा, 75,000, ठीक है। ये बन गया टोटल शेयर्स, ये बन गया टोटल शेयर्स, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इसका मतलब बोनस शेयर इशू करने से एंट्री नहीं होगा, क्योंकि कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। फॉर बोनस शेयर रिसीव्ड एज, ऐसे लिख देते हैं, एज नो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, एज नो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ा, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ा, तो उसका एक रिकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ओनली, ओनली ऐसे लिखते हैं, ओनली नंबर ऑफ शेयर्स will increase and cost, ये समझाते हैं, ये वाला लिखो, कॉस्ट पर शेयर विल रिड्यूस। इसका मतलब समझो, कॉस्ट पर शेयर विल रिड्यूस ये कैसे होता है। जैसे अभी तक एक एक शेयर का इनका कॉस्ट कितना आया था, कंपनी का बात अलग है, वो 10 रुपए कैपिटल में दिखाएगी, 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में दिखाएगी, ठीक है। लेकिन वो टोटल 10 लाख दिखाएगी और इस तरह से दिखाएगी, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट कितना रहा, 10 लाख का रहा। अब 10 लाख इन्वेस्टमेंट करके इनको कितना शेयर मिला था, 50,000 शेयर्स मिला था, क्योंकि इन्होंने पहले 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 50,000 शेयर्स लिया भी था एबी लिमिटेड से, मतलब खरीदा था। तो एबी लिमिटेड ने जब बोनस डिक्लेयर किया तो इनके पास भी हक आ गया कि इनको भी बोनस मिले, ठीक है। और जो रेशियो कंपनी ने डिक्लेयर किया था उस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि इनको कितना बोनस मिलेगा। अब बताओ इनके पास जितने सारे शेयर्स है उसके लिए इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया है। इनके पास अभी जो 75,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो अभी इन्होंने इसके लिए कितना पैसा अपने पॉकेट से निकाला है, कितना पैसा खर्चा किया है। 10 लाख। हाँ 10 लाख, ठीक है। तो कॉस्ट पर शेयर जो बिफोर था वो कितना था, कॉस्ट पर शेयर 10 लाख इन्होंने खर्चा किया, ठीक है। और कितने शेयर पे, 50,000 शेयर्स पे, बिफोर, बिफोर मतलब बिफोर बोनस, ठीक है। बिफोर बोनस कॉस्ट पर शेयर कितना था, यहाँ पर हो जाएगा ₹20 करके, ठीक है। कॉस्ट पर शेयर आफ्टर बोनस इशू, बताओ कितना होगा। 10 लाख डिवाइडेड बाई 75,000। हाँ तो उतना करने से जितना आता है, कितना आता है देखो, 13.33। तो शेयर का प्राइस कम हुआ कि नहीं हुआ, शेयर का प्राइस रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, बोनस यस। डिक्लेयर करना हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा क्वेश्चन में, ये लाइन लिखा हुआ रहेगा, और इसका मतलब ये होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग शेयर्स का वैल्यू हमेशा एवरेज कॉस्ट मेथड से करेंगे। जैसे तुम लोग देख सकते हो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब यहाँ पर क्वेश्चंस किया था तो फीफो से भी किया था, एवरेज कॉस्ट से भी किया था, लेकिन इक्विटी शेयर का सिर्फ और सिर्फ एवरेज कॉस्ट मेथड से ही होगा, ठीक है। वैल्यूएशन एवरेज कॉस्ट मेथड से ही होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने एवरेज कर दिया, 50,000 का 10 लाख, 75,000 का भी 10 लाख एवरेज कर दिया, ठीक है। और क्योंकि प्राइस हम लोगों ने कुछ पे नहीं किया, बोनस पे नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ ऐड नहीं हुआ। अगर मान लो कुछ प्राइस देना पड़ता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोनस शेयर नहीं होकर कुछ और होता, या फिर मतलब ऐसे तो हम बोल नहीं सकते बोनस शेयर के लिए कुछ पेमेंट किया, क्योंकि वो होता ही नहीं है बोनस शेयर, फिर ठीक है। अगर हम लोग कोई नया शेयर खरीदते तो इसका प्राइस हम लोग ऐसे करके यहाँ पर अमाउंट लिख के टोटल करते और डिवाइडेड बाय यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ दिखा दिया गलती से,
ये देखो, अगर हम लोग कोई नया शेयर खरीदते तो यहाँ पर हम लोग टोटल कर देते, मान लो 5 लाख का खरीदे तो यहाँ पर हो जाता 15 लाख डिवाइडेड बाई 75,000। इसको बोलते हैं एवरेज करना, ठीक है, कि हम लोग प्राइस को जैसा जैसा लॉट आ रहा है उसको लिखते जाएंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लॉट, ठीक है। ये नंबर ऑफ लॉट 50 प्लस 15, ये नंबर ऑफ लॉट हो गया, यहाँ पर हो जाएगा लॉट के प्राइस, ठीक है, इसे एवरेज करना है। लेकिन हम लोग देखे थे कि डिवेंचर में या बॉन्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग नेचर होता है इन्वेस्टमेंट, उसका फीफो भी हो सकता है एवरेज, बट यहाँ पर हमेशा एवरेज कॉस्ट मेथड ही यूज होगा, ठीक है, इसीलिए कॉस्ट पर शेयर कम हो गया। अच्छा, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी जो है बोनस डिक्लेयर करती है, तो उसका एंट्री क्या होगा वो हम लोग अलग से बोनस के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बोनस का जो चैप्टर है तुम लोग का है ग्रुप 1 में ही है, बोनस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंपनी किस तरह से अपना बोनस का डिक्लेयर करने से वो एंट्री करती है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि कंपनी शेयर इशू करने से तो ये एंट्री करती है, ठीक है, लेकिन अभी कंपनी के पास तो पैसा नहीं आएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सब होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होता है। कंपनी क्या करती है, बोनस तभी डिक्लेयर करती है जब कंपनी के पास सरप्लस होता है, तो एक्चुअली कंपनी अपना रिजर्व को यूज करती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं, बाकी हम लोग इस चैप्टर को डिटेल्स में बोनस के चैप्टर में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एक्चुअली एंट्री कंपनी इस तरह से करती है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, अपने रिजर्व सरप्लस को यूज करती है, ठीक है, और उसको एक्चुअली अपने रिजर्व को कैपिटल बनाती है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन हम दिखाएंगे बोनस चैप्टर में, कंपनी जो ये करती है ना बोनस डिक्लेयर, लोगों को लगता है, मतलब शेयर होल्डर्स को ऐसे लगता है कि कंपनी ने फ्री में हमें शेयर दे दिया, बट एक्चुअली कंपनी जो है कुछ अलग ही पॉलिसी करती है, इससे बेसिकली शेयर होल्डर का कोई ज्यादा कुछ बेनिफिट होता नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो ये अपना जस्ट रिजर्व सरप्लस को कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, क्यों, क्योंकि पैसा नहीं ले रही है, तो फिर कैसे करके कैपिटल जनरेट करेगी, क्योंकि शेयर इशू करने से तो कैपिटल जनरेट होगा, तो रिजर्व सरप्लस टू इक्विटी शेयर कैपिटल इस तरह का एंट्री होगा। लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि ये इसको हम लोग वहां पर देखेंगे, यहाँ डिटेल्स में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने इतना दिखा दिया, बाकी यहाँ पर एंट्री कितने अमाउंट से होना चाहिए, जितना बोनस शेयर कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का टोटल शेयर्स कितना था, उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने कंपनी का टोटल शेयर्स नहीं दिखाया, मैंने जस्ट इतना दिखाया है कि मिस्टर एक्स ने कितना शेयर होल्ड किया है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर। अच्छा, इसका लिख देते हैं, हाँ, एवरेज कॉस्ट मेथड से ही होगा, इसका वैल्यूएशन होगा इक्विटी शेयर का ओनली एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड, ठीक है। अच्छा, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज राइट शेयर, ठीक है। तो ये हम लोग का बेसिकली नोट्स बन गया बोनस शेयर पे, शेयर इशू करने से कैसे एंट्री होता है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन, जैसे देखो इलास्ट्रेशन 2, इसमें से इलास्ट्रेशन 1 हम लोग का हो गया था, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन से करवाया था, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का डिवेंचर रिलेटेड क्वेश्चन था नहीं। तो इलास्ट्रेशन 2 देखो क्या दिया हुआ है। On 1/4/2001, Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 equity share of 100 each in Telco Limited at 120 each from a broker who charged 2% brokerage. He incurred 50 paisa per 100 at cost of shares transfer stamp. On 31st of Jan 2002, bonus was declared in the ratio of 1:2. Before and after the record date of bonus shares, the shares were quoted at 175 per share and 90 per shares respectively. On 31st of March 2002, Mr. Krishnamurthy sold bonus share to a broker who charged 2% brokerage, ठीक है। हम ये समझा देंगे, पहले हम लोग टाइमलाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति हु हेल्ड द शेयर्स एज करेंट एसेट एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड एट कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लोअर। देखो, ये अगर हमें नहीं भी बताएगा तो हमें उसी तरह से करना है, ठीक है, कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपना जो शेयर है वो करेंट एसेट के तरह रखा है, हमारे पास यहाँ पर सारे क्वेश्चन करेंट एसेट वाले ही आएंगे, तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने इसका किया हुआ भी है। ये देखो कैसे रिकॉर्ड होगा, यहाँ पर, यहाँ पर तो मैंने लिखवाया था कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, चलो मिल जाएगा बाद में, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको करते थे। तो एक स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज होगा, जैसे होना चाहिए।
तो लिखना पड़ेगा इन द बुक्स। अच्छा पहले टाइमलाइन बना लेते हैं। इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन टू, ठीक है, इलास्ट्रेशन टू। अच्छा यहाँ पर देखो 1/4/2001, 1/4/2001 मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेज 1000 इक्विटी शेयर। 1/4/2001 परचेज किया है इन्होंने 1000 इक्विटी शेयर्स, 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, एट द रेट ऑफ 100 ईच। टेलको कंपनी का किया है 120 ईच फ्रॉम ए ब्रोकर, ब्रोकर से किया है, ठीक है, तो ब्रोकरेज लगेगा। ये है एट द रेट ऑफ 100 ईच। परचेज जो किया है ये प्राइस जो है परचेज प्राइस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू है ₹100, 1000 वैसा शेयर्स खरीदा गया है, लेकिन कितना पैसा देके 120 ईच फ्रॉम ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 120, ठीक है, और ब्रोकरेज है 2%। अच्छा ही इनकट 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प। अच्छा स्टैम्प चार्जेस लगा है, स्टैम्प है 50 पैसा फॉर 100 शेयर्स ईच, ठीक है, ये लाइन पढ़ के हमें समझना पड़ेगा, यही चीज बोल रहा है। देखो ही इनकट 50 पैसा पर ₹100, ठीक है, एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प। अच्छा तो 50 पैसा लगेगा, 100 रुपीज का अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका स्टैम्प ड्यूटी 50 पैसा लगेगा। अब उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से 50 पैसे के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 100 शेयर्स नहीं है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी 50 पैसा फॉर ₹100 कॉस्ट। अगर कॉस्ट हमारा ₹100 हो रहा है तो हमें 50 पैसा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। ऑन 31 Jan 2002 बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो 1:2। अच्छा अब इसके बाद 31 Jan 2002 बोनस डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। बोनस रेशियो, बोनस रेशियो है 2:1 या 1:2, देख लेते हैं। 1:2 है, ठीक है, 1:2 लिखना चाहिए, 1:2 बता रखा है, ठीक है। 1:2 में बोनस डिक्लेयर किया है और यहाँ पर बोला है कि बिफोर एंड आफ्टर द डेट ऑफ बोनस शेयर द शेयर्स वेर कोटेड एट 175 पर शेयर एंड 90। इसका मतलब समझो, बोल रहा है कि बोनस इशू करने के बाद बिफोर और आफ्टर, यहाँ पर बता रखा है ना, बिफोर एंड आफ्टर रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस, ठीक है, तो शेयर्स का कोटेड प्राइस यानी मार्केट प्राइस 175 से 90 हो गया। उसका अभी अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा कि बोनस डिक्लेयर होने से मार्केट में शेयर्स का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा होल्डिंग आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, देखो एवरेज हम लोग जब कर रहे हैं तो हम लोग का क्या हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग बढ़ जा रहा है, ठीक है। और सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा गलत बता दिया, वो राइट शेयर वाला बता दिया कि आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग बढ़ जा रहा है, ऐसा नहीं। कंपनी ने अगर अपना टोटल शेयर्स बोनस शेयर इशू किया है तो कंपनी का भी टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है, तो पर होल्डर का भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि फ्री में हो रहा है तो कंपनी के पास क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, जो खरीद रहे हैं मतलब जिनको मिल रहा है, खरीदना पड़ रहा है मतलब फ्री में, जिनको मिल रहा है उनको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो इनका कॉस्ट पर शेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, पहले कॉस्ट पर शेयर बोनस डिक्लेयर करने के पहले था 175 और बोनस डिक्लेयर होने के बाद हो गया है 90 पर शेयर, ठीक है। ये हमें जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे दिया है। और 31 March 2002 इन्होंने बेच दिया है बोनस शेयर, 31 March 2002 सेल कर दिया है बोनस शेयर, ठीक है, सेल कर दिया है बोनस शेयर। अभी हम लोग चेक करेंगे कितने सारे इनके बोनस शेयर्स हैं और कितने में ब्रोकरेज 2% लगा के बेच दिया है। सेल बोनस शेयर्स टू ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। अच्छा तो ब्रोकरेज लगा है इस पे एट द रेट ऑफ 2%, 2% ब्रोकरेज लग के बिक गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कृष्णमूर्ति, ठीक है, जिन्होंने करंट एसेट के हिसाब से अपना इन ये शेयर्स रख रखा है और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उसमें हमें रिकॉर्ड करके दिखाना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति, इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति, और यहाँ पर अच्छा इन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उसको कैसे लिखना पड़ेगा, देखो
इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बन रहा है, बट इसका पूरा नाम ऐसे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। और किसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है? स्क्रिप क्या है? स्क्रिप है इक्विटी शेयर ऑफ टेलको लिमिटेड, ठीक है, इक्विटी शेयर्स ऑफ टेलको लिमिटेड। अच्छा, जैसे वहां पर भी हमारा कॉलम होता था डेट का, पर्टिकुलर्स का, यहाँ पर भी होगा, डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, एज इट इज जैसे हम लोगों ने डिवेंचर पे किया था, ठीक है। यहाँ पर नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा कॉस्ट या अमाउंट कॉलम लिख सकते हैं। वहां इंटरेस्ट था, यहाँ पर तो इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, शेयर्स पे डिविडेंड होता है, बट इस क्वेश्चन में कुछ डिविडेंड नहीं है, तो हम इसीलिए डिविडेंड का कॉलम नहीं बना रहे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सेम यही कॉलम हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर और कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब कैसे रिकॉर्ड होगा? सबसे पहले यहाँ पर परचेज हुआ है, ठीक है, 1000 शेयर्स 120 करके, ठीक है, और 120 करके परचेज हुआ है, ब्रोकरेज लगा है 2%, तो कितना होगा कॉस्ट? पहला बात है परचेज का एंट्री क्या होगा और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं, पहले कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ शेयर्स, बताओ कितना कॉस्ट होगा, कितना शेयर्स खरीदा गया है? 1000 एट द रेट ऑफ 120, 1000 एट द रेट ऑफ 120 कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब ब्रोकरेज लगा है तो इस पे ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया परचेज प्राइस। कंपनी ने 120 में इशू किया है, बट ब्रोकर कंपनी के थ्रू से लिए हैं तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और ब्रोकरेज था 2%, तो इस पे 2% ब्रोकरेज लगेगा। तो 1,20,000 का 2% कितना हो जाएगा? 2% बोला था ना। हाँ, और स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगा, तो ये देख लेते हैं कितना हो रहा है। 2% यानी कितना हो जाएगा? 1,20,000 का 2% 24,000, 2400। 2400 ना, इसलिए चेक कर रहे थे, डाउट हो रहा था। अच्छा, 2400 ब्रोकरेज हो गया। अच्छा, यहाँ पर और एक खर्चा भी दे रखा था, देखो यहाँ पर बोला था कि ही इनकट 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प, मतलब स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, तो स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगा, तो ऐड कर देते हैं स्टैम्प चार्ज। अच्छा, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर स्टैम्प, मतलब अगर 100 रुपए का शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो लगेगा 50 पैसा, ठीक है। हम लोगों ने कितने रुपए का शेयर ट्रांसफर किया है उस पे लगेगा, तो 1,20,000 पे कितना लगेगा? तो 1,20,000 पे कैसे होगा? 1 रुपए पे कम होगा, 1 रुपए के ट्रांसफर पे, तो 0.50 डिवाइडेड बाई 100, एक एक रुपए पे कितना स्टैम्प ड्यूटी लगेगा इंटू 1,20,000, ऐसे करके कैलकुलेट करना चाहिए। 2 जीरो कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 हो रहा है? 60,000 हो रहा है? नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं होगा। 600 600। 600 हो रहा है ना? हाँ, 600। अच्छा, एक मिनट। 600 ही होगा, मतलब मैंने वो परसेंटेज नहीं लगाया, तो 600 ही हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा तो टोटल कितना हो जा रहा है देखो, टोटल प्राइस कितना हो रहा है? ये हो गया 2,300, तो 2,001,23,000
1,23,000 शायद ना, यस मैम। 1,23,000। अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे? परचेस कर रहे हैं तो परचेस डेट यहाँ पर आ जाएगा। परचेस करने का एंट्री अभी अभी हम लोगों ने लिखा भी था खुद से ही। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन टेल्को लिमिटेड अकाउंट डेबिट, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। टू क्या हो जाएगा? टू बैंक या कैश, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 1 लाख नहीं, सॉरी 1,000, 1,000। अगर नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे तो 1 लाख होगा, ठीक है। अगर देखो नॉमिनल वैल्यू का भी हम लोग यहाँ पर कॉलम कर सकते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू का मतलब नंबर नहीं लिख के जितना नंबर शेयर्स खरीदे उसका नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू लिखने से 1 लाख होगा, 1,000 इंटू 100, ठीक है। लेकिन मैंने नंबर से ही करवाया हर जगह पे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,23,000। अब इसका हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। ये परचेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर बोनस डिक्लेयर हुआ। कितना बोनस डिक्लेयर हो रहा है? 1:2 रेशियो में। तो वर्किंग नोट नंबर 2, अब हम लोग बोनस का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बोनस चेक करते हैं। नंबर ऑफ बोनस शेयर, तो बोलो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा? 1:2 का मतलब अगर कोई 2 शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा। इसको 1:2 में दिखाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा था ना। तो ये भी 1:2 रेशियो ही मैंने किया था, 1:2, ठीक है। 1:2 का मतलब 2 शेयर्स के लिए एक बोनस शेयर मिलेगा। तो मिस्टर जो कृष्णमूर्ति है उनको कितना सारा बोनस शेयर मिलेगा? तो ऐसा हो गया, 2 के लिए एक, एक के लिए 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू जितना सारा शेयर्स पे इनको देना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितना इंटू होगा? 50,000, है ना। सॉरी 1,000, हम अपना एग्जाम्पल वाला ही बताए जा रहे तब से। 1,000 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू 1,000, तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देते फाइनली। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इंटू करने से ये हो जाएगा हम लोग का 500, ठीक है, इनको 500। अब इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा? जैसे कि मैंने बोला इस पे कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो उनके पास 1,000 शेयर्स नहीं है, अभी उनके पास 1,500 शेयर्स है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पर नो एंट्री, क्योंकि कोई मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। बट शेयर्स का नंबर इंक्रीज करता है, कॉस्ट पर शेयर रिड्यूस करता है, तो उसके लिए हमें नंबर का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो कितने सारे शेयर्स इंक्रीज हो गए? 500। तो नंबर कॉलम में हम लोग लिख देंगे 500, ठीक है। तो क्या 500 ऐसे ही लिख देंगे? यहाँ पर तो कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेट कॉलम में डेट तो लिख ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसी डेट पे बोनस डिक्लेयर हुआ है। तो इसका एंट्री क्या होगा? क्योंकि टू साइड में लिख रहा है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि देखो ये टू साइड में ही क्यों जाएगा? क्योंकि हमारा शेयर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये परचेस का एंट्री इधर जाता है, सेल इधर जा रहा है। तो अगर हमें ये मिल रहा है, भले ही हम लोगों ने परचेज नहीं किया या जीरो कॉस्ट परचेज है, तो टू साइड में ही आना चाहिए। तो टू क्या लिखेंगे? क्योंकि कुछ परचेस तो क्या नहीं कि टू बैंक लिख दे, इसीलिए यहाँ पर लिखना चाहिए। ये कोई एंट्री नहीं है, ये जस्ट हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए लैंग्वेज यूज कर रहे टू बोनस शेयर्स बोल के, ठीक है, कि हम लोगों के पास बोनस शेयर्स आया। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। और कॉस्ट में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि कॉस्ट हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। मत सॉरी, कॉस्ट हमारा कुछ लगता नहीं है, चेंज तो होगा, एवरेज में कॉस्ट चेंज होगा। लेकिन कॉस्ट हमें अभी इस 500 शेयर्स के लिए कुछ भी नहीं पे करना पड़ा, लेकिन हमारे पास शेयर्स आ गया, ठीक है। यही हो गया बोनस शेयर। और 31 मार्च 2002 को शेयर्स, बोनस शेयर्स बिक गए, ठीक है, बोनस शेयर्स बिक गए और ब्रोकरेज भी लगा। तो अगर बोनस शेयर बिकेगा तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2002 को बाई बैंक हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है। कितने सारे शेयर्स चला जाएंगे? बोल रहे हैं कि बोनस शेयर्स बिका है, तो कितना सारा नंबर यहाँ पर कितना रिकॉर्ड होगा? यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा है। ये देखो यहाँ पर बोल रखा था कि इन्होंने अपना कौन सा शेयर्स बेच दिया। ये देखो, सोल्ड बोनस शेयर टू ए ब्रोकर, तो बोनस शेयर बेच दिया। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर जो सेल हो गया? बोलो कितने सारे शेयर्स बिकेंगे? सेल ऑफ शेयर्स 500। 500, ठीक है। 500 शेयर्स बिक जाएंगे। अच्छा, अब शेयर्स बिकने से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। जैसे डिवेंचर बिक रहा था तो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, वैसे शेयर बिकने से भी प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। पहले देख लेते हैं कितने में बेचा गया है। बोल रहा है कि ब्रोकरेज लगा है लेकिन कुछ कॉस्ट नहीं बताया है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर डायरेक्टली कोई कॉस्ट तो नहीं बताया, एक बार चेक कर लेते क्या मैंने नहीं लिखा है, देख लेते हैं। सोल्ड बोनस शेयर टू ए ब्रोकर, नहीं कुछ नहीं बोला है, कितने में बेचा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, कैसे करके चेक करेंगे कितने में बेचा गया है?
ओ अच्छा, यहाँ पर तो बोला है, ये देखो, द शेयर्स वेयर कोटेड, मार्केट प्राइस में ही बेचेगा ना, सोचो कोटेड प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, तो शेयर्स कितने में बिकेगा, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर दो प्राइस बोला है, बोलो कितने में बिक सकता है, ये बिफोर बोनस है या आफ्टर बोनस है, कितने में बिकेगा? 175। नहीं, 175 तो बिफोर प्राइस होगा ना, क्योंकि बोनस डिक्लेयर करने के बाद तो प्राइस कम हो जाएगा। तो अगर प्राइस ही कम हो गया, उसने बोनस शेयर्स रिसीव करने के बाद शेयर बेचा, तो इसका मतलब बोलो कि कितने में बेच सकता है? क्या 175 में कोई खरीदेगा? जिस चीज का मार्केट में वैल्यू ही 90 है, उसको 175 में कौन खरीदेगा? मतलब यहाँ पर देखो, कितने दिन तक 175 था, ये देखो, ये पूरे पीरियड में मान लो कि शेयर्स का वैल्यू बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है, तो बोनस डिक्लेयर जब हुआ उस दिन 175 था, और बोनस डिक्लेयर होने के बाद शेयर का प्राइस कम हो गया 95, ऐसे करके दिखाता है ना, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, तो 95 हो गया। तो इसका मतलब जब वो सेल करने जाएगा, अगर बीच में हमें इन द मीन टाइम कोई प्राइस नहीं बता रखा है, तो कितना हुआ होगा, बोलो कितने में बेच सकता है? 175 तो पहले था, पहले 120 में खरीदा, 96। 95 होगा, और ब्रोकरेज लगा के बोल रहे हो? यस मैम। अच्छा, तो ये देखो, ये 120 था, फिर वो क्या हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ के 175 हुआ उस टाइम पे जब ये शेयर्स, बोनस शेयर्स डिक्लेयर हो रहे थे। उसके बाद वो शेयर्स 95 हो गया, क्योंकि बोनस डिक्लेयर होने से कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, मतलब एवरेज कॉस्ट। तो सेल ऑफ शेयर्स 100 हो गया, सॉरी 500 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे सेल प्रोसीड्स, तो सेल प्रोसीड्स कितना होगा? पहले यहां पर लिखेंगे सेल प्राइस, जो प्योरली सेल प्राइस है, 500 इंटू 90, तो ये हो जाएगा 45,000, ठीक है। लेकिन सेल करने पे ब्रोकरेज ऐड होता है कि लेस होता है, बताओ? लेस होता है। लेस होगा, तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, मतलब ब्रोकरेज इनको, ब्रोकर कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका 45,000 पे कितना ब्रोकरेज कट जाएगा? 2%, ठीक है। तो अगर 2% ब्रोकरेज कट जाएगा, तो इनका अर्निंग उतने से कम हो जाएगा। 45 का 2% कितना हो जाएगा? 900 या 9,000, कितना होगा? 900 होगा शायद, देख लेते हैं। यस मैम। 900, तो ये माइनस कर देते हैं, 44,100 ये जो है ये रिसीव होगा एज ए सेल प्रोसीड्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 44,100। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। फोर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड अब हम लोग चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ठीक है। अच्छा, ये वर्किंग नोट नंबर 3 पे चला जा रहा है, फिर वर्किंग नोट नंबर 4 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। तो चेक करते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो यहाँ पर सेल प्रोसीड, सेल करके टोटल पॉकेट में आया 44,100, ठीक है। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब जो चीज बेचा उसका कॉस्ट क्या था। अब हम लोग को एवरेज कॉस्ट मेथड यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? 1,23,000 हम लोगों ने खर्चा किया, ये देखो यहाँ से दिखता है, तब हमें 1,000 शेयर्स मिला, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को फिर 500 शेयर्स मिला, बट कॉस्ट कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब अभी 1,500 शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया? हम लोगों के पास 1,23,000 शेयर्स है, मतलब हम लोग तो कृष्णमूर्ति का अकाउंट बना रहे हैं, कृष्णमूर्ति ने अभी तक 1,23,000 इन्वेस्ट कर रखा है, और उसके बदले उनके पास 1,500 शेयर्स है। तो उनका एक एक शेयर्स का जो वैल्यू हो रहा है, उसमें से उन्होंने 500 शेयर्स बेच दिया है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि बोनस का फ्री में मिला तो पूरा ही प्रॉफिट है, नहीं, क्योंकि बोनस शेयर हम लोग फ्री में मिलता है, ये रूल्स है, ये कि कंपनी अगर बोनस डिक्लेयर करती है तो फ्री में, तो इसका मतलब फ्री में डिक्लेयर किया तो ये पूरा 44,100 प्रॉफिट हो गया, क्योंकि इसके अगेंस्ट में तो कुछ पे नहीं किया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 500 का भी कॉस्ट हमें कैसे सोचना पड़ेगा? एवरेज करके सोचना पड़ेगा। तो हम लोग 1,500 का कॉस्ट जो है अभी कैलकुलेट करेंगे, तो हमें 500 का भी मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, है ना, 500 और ये 1,500 कट हो गया, तो 1,23,000 डिवाइडेड बाई 3, 41,000, ठीक है। 41,000 कॉस्ट आ रहा है जिसको बेचा गया, तो प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट हुआ 3,100, ठीक है। ये प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सेल प्रोसीड्स ज्यादा है, तो प्रॉफिट होगा तो किधर रिकॉर्ड होगा?
प्रॉफिट होने से टू साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जब बेचा गया है तभी का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 PL, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 4 2 PL बोल के यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा 3100। ऑब्वियसली नंबर में तो रिकॉर्ड होगा नहीं, तो 3100 हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमें वैल्यू करने भी बोला है लास्ट में जितना बच रहा है, और वैल्यू कैसे करने बोला है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब वैल्यू क्या करेंगे, 1000 शेयर्स था, 500 फिर लिया था, 500 बेच दिया, इसका मतलब 31 मार्च 2002 में नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचेंगे, ये हम लोग बिना लेजर बैलेंस किए ही बता सकते हैं, 1000 शेयर्स बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 1500 में से 500 चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1500 था, यहाँ पर भी टोटल करने से लेजर में 1500 आएगा, बाकी बैलेंस में दिखेगा 1000 शेयर्स बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 1000 शेयर्स का वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो वर्किंग नोट नंबर हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। इसका वैल्यूएशन करेंगे, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर वैल्यू करते हैं, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली बैलेंस करके नहीं निकाल सकते, ठीक है, हमें देखना पड़ेगा विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एज ऑन 31 मार्च 2002। कॉस्ट कितना होगा, सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने टोटल 1,23,000 रुपीज एक्सपेंस किया था, मतलब इन्वेस्ट किया था 1500 शेयर्स के लिए, ठीक है। अभी इनके पास 1000 शेयर्स बचे हैं, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1,23,000 डिवाइडेड बाई 15, तो 8,200 हो रहा है। 8,200 होगा कि 15, 1,23,000 डिवाइडेड बाई 15 ही तो हो रहा है, अच्छा ये 1000 होगा, ठीक है। 1000 शेयर्स बचा है, तो ये 82,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 82,000 हो गया, रुपीज 82,000 कॉस्ट के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग मार्केट वैल्यू भी देखेंगे, मार्केट वैल्यू मतलब कोटेड प्राइस, ठीक है। मार्केट वैल्यू का मतलब ही होता है कोटेड प्राइस, तो 1000 शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितना है, अभी मार्केट में वैल्यू कितना चल रहा है बताओ, मार्केट में वैल्यू कितना चल रहा है ये देख के बताओ, मार्केट में वैल्यू कितना चल रहा है। 90। 95 ना, 90, अच्छा सॉरी, ये हाँ 90 होगा, मैंने यहाँ पर गलती से 95 लिख रखा है, 90 था, हाँ तो 90 होगा, ठीक है। तो 90 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है, 90,000। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो लोअर कौन सा है, 82,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड कर लेंगे, तो यहाँ पर 82,000 पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सारा चीज कॉस्ट पे ही रिकॉर्डेड है, तो दोनों साइड टैली हो जाएगा, कुछ भी मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 001, यहाँ पर हो गया 6, 1,26,100। अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं, 1,26,100, ठीक है। बाई चांस यहाँ पर 82 के जगह सपोज अगर हम लोग का ये वैल्यू लोअर होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ज्यादा होता, ये कम होता, तो 90,000 अगर रिकॉर्ड होता ना, तो यहाँ पर 90 लिखने से इधर कुछ वैल्यूज आ जाते, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाता, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो कॉस्ट प्राइस है उससे अगर मार्केट में मतलब मार्केट वैल्यू अगर, सॉरी मार्केट वैल्यू अगर कम होता तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाता, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि सारा चीज कॉस्ट में रिकॉर्डेड है, ये भी कॉस्ट वाला है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट, सारा चीज कॉस्ट, ये सेल वैल्यू है, ठीक है। उसका प्रॉफिट यहाँ रिकॉर्ड हुआ है, क्योंकि सारा चीज कॉस्ट में ही आया, क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि कॉस्ट में आया तो कोई बैलेंस नहीं आया, अगर नहीं आता तो बैलेंस आ सकता था, ठीक है। तो उस बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम लोग देखेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 2 कंप्लीट। अच्छा ऐसा ही सेम टाइप ऑफ इलास्ट्रेशन 3 भी है शायद, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है 3 में। ये देखो, मिस्टर एक्स परचेज इक्विटी शेयर ऑफ 1000 ईच इन ओमेगा कंपनी लिमिटेड फॉर 62,500, बता ही दिया इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पर हमें ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, जैसा हम लोग इलास्ट्रेशन 2 में किए, ठीक है। ये टोटल वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, इलास्ट्रेशन 2 में जो टोटल करके 1,23,000 आया था, ठीक है। पहले आया 1,20,000, फिर उस पे 20,000, फिर उस पे कुछ 3,000 ऐसे करके कुछ आया ना, तो वो हमारा यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करके दे दिया है। सम ईयर्स
later the company resolved to capitalize its profit and to issue the holders of equity shares one equity bonus share for every shares held by them. देखो यहाँ पर वो लैंग्वेज आ रहा है ना, देखो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया था कि कंपनी जब फ्री में शेयर देती है जिसका नाम है बोनस शेयर, तो कंपनी अपना रिजर्व सरप्लस को कैपिटल बनाती है, इसीलिए एंट्री होता है रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि पैसा तो उनको मिलता नहीं है कि बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल करे, बट इक्विटी शेयर तो इशू हो चुका है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो उनको करना ही पड़ेगा, बट पैसा नहीं आया, तो फिर कंपनी ने किया क्या, किस तरह से शेयर्स इशू किए, उन्होंने अपना रिजर्व को कैपिटल बना दिया। ये देखो सम इयर्स लेटर द कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, कंपनी ने सोचा कि वो अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहती है यानी कि बोनस इशू करना चाहती है, एंड टू इशू द होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स वन बोनस शेयर फॉर एवरी टू शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब वही 1:2 के रेशियो में। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन मतलब बोनस इशू के पहले द शेयर्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड वर कोटेड, मार्केट प्राइस था 175, आफ्टर द कैपिटलाइजेशन मतलब बोनस इशू के बाद, इसीलिए कैपिटलाइजेशन का मतलब भी ये होता है कि कैपिटल जेनरेट करना, ठीक है, प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करना, दैट इज कैपिटलाइजेशन। द शेयर्स वेयर कोटेड 92.50, ये हो गया मार्केट वैल्यू आफ्टर बोनस इशू, ठीक है। मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर एंड रिसीव 90 पर शेयर, मिस्टर एक्स ने अपना बोनस शेयर बेच दिया और 90 रुपीज रिसीव कर लिया। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स एज ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस, अगर एवरेज कॉस्ट बेसिस नहीं भी बोलेगा तो भी हमें उसी तरह से करना है, तो लगभग सेम क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। देखो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स इलस्ट्रेशन 3, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रिएट इक्विटी शेयर ऑफ ओमेगा लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन ओमेगा कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड भी लिख लेते हैं इसी तरह से यहाँ पर। अच्छा इनका कोई डेट दिया ही नहीं है, ठीक है, तो फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट दे दिया मैंने। अच्छा नहीं यहाँ कुछ खास जगह नहीं है, हम लोग पीछे ही कर लेते हैं, मैंने देखा नहीं। डेट पर्टिकुलर नंबर कॉस्ट या अमाउंट लिख सकते हो, फिर से डेट पर्टिकुलर कॉस्ट, अच्छा यहाँ पर देखो 500 इक्विटी शेयर परचेज किया, हम और टाइमलाइन नहीं बना रहे क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डेट तो दिया ही नहीं है इसमें, डेट कॉलम फिर भी रख दिया है मैंने। 500 इक्विटी शेयर परचेज किया है तो टू बैंक हो जाएगा, ठीक है, टू बैंक 500 इक्विटी शेयर परचेज किया और इसका कॉस्ट कितना है 100 ईच करके, ये मतलब कंपनी का पर फेस वैल्यू है, ठीक है, 100 ईच इन ओमेगा लिमिटेड फॉर 60 to 500। देखो अगर 100 में ही खरीद लिया जाता, मतलब इशू प्राइस भी अगर इतना ही होता तो ये 60 to 500 ऑब्वियसली नहीं होता, उससे ज्यादा होता। वैसे में पता नहीं है कितना है, ठीक है, हो सकता है कि पर में ही दिया है, ये सब ब्रोकरेज मिला के है, लेकिन इतना ज्यादा तो ब्रोकरेज हो नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को बता दिया 60 to 500 से खरीदना पड़ा, ठीक है, और ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी इसमें इंक्लूसिव है, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 62,500, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो है इजी कर दिया है, हम लोग को नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखा गया कि कंपनी ने कुछ दिन बाद बोनस डिक्लेयर करने का सोचा और हर 2 शेयर्स के बदले एक बोनस शेयर, ठीक है, तो बोनस शेयर इशू होगा तो यहाँ पर 2 बोनस शेयर बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही हम दिखा देते कितना बोनस शेयर मिलेगा, दो पुराने शेयर्स के बदले एक, यानी 1/2 रेशियो हो गया इंटू 500, यानी कितना बोनस शेयर मिलेगा यहाँ पर 250। इसका वर्किंग नोट लेकिन बनाने से बेटर होगा, अभी जो है हम ऐसे दिखा देते हैं ताकि जल्दी हमारा कैलकुलेट हो जाए। एक बार देख लेते क्या बोला है, 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी
ओ फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम, एवरी टू नहीं बोला है, फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम, मतलब एक शेयर्स के बदले एक बोनस शेयर, ठीक है, तो रेशियो 1:1 हो गया, ये वाला होगा नहीं, रेशियो 1:1 हो गया, एवरी वन शेयर्स, ठीक है, हर एक शेयर्स के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा, तो फिर 500 शेयर्स है तो इनको 500 ही बोनस शेयर्स मिल जाएगा, ठीक है, और कुछ भी पैसा देने का जरूरत नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोल दिया है कि बोनस डिक्लेयर होने के आगे और बाद का मार्केट में शेयर्स का प्राइस का क्या इम्पैक्ट आया, और मिस्टर एक्स ने सारे बोनस शेयर्स बेच दिए 90 रुपीज करके, ठीक है, तो अगर शेयर्स बेच दिए, डेट तो नहीं पता, यहाँ पर लिख देंगे बाई बैंक, ठीक है, कितने बोनस शेयर्स थे 500, कितने में बेच दिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 90 पर शेयर्स करके, ठीक है, ब्रोकरेज का रेट वेट तो हमें कुछ नहीं बताया, तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा यहाँ नंबर का कॉलम नहीं किया, चलो इसको हटाना पड़ेगा, नंबर और कॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 शेयर्स, और ये हो जाएगा 45,000 करके, ठीक है, 45,000 करके। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट है कि लॉस, उसके लिए वर्किंग नोट लेकिन करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर पहले बोनस दिखा देते हैं, बोनस 1/1 इंटू 500 इक्वल टू 500 नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, सेल ऑफ बोनस शेयर्स 500 इंटू 90, तो ये हो गया 45,000, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2 बोल के दिखा सकते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो बेच दिया उसका प्राइस कितना था, मतलब उसका कॉस्ट कितना था, प्राइस बोल रहे सॉरी, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना शेयर्स हुआ टोटल 1000, कितने कॉस्ट का 62,500, ठीक है, 62,500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू इंटू 500 शेयर्स बेचा गया है, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, यहाँ पर टू, टू से डिवाइड हो जाएगा, 62,500 डिवाइडेड बाई 2, 31,250, 31,250 का कॉस्ट था, जो शेयर्स हम लोगों ने बेच दिया, और कितने में बेचा 45,000, तो प्रॉफिट हुआ है ऑब्वियसली, तो प्रॉफिट ऑन सेल 45,000 माइनस 31,250, 13,750। 13,750 हो रहा है, हाँ वही है आंसर, शायद मेरा कुछ गलत माइनस हुआ होगा। ठीक है, 13,785 होगा, तो प्रॉफिट हुआ है तो इधर रिकॉर्ड हो जाएगा 2 PL, वर्किंग नोट नंबर 3, इधर कॉस्ट में रिकॉर्ड हो जाएगा 13,750। अच्छा, अब बचा कितना, बाई बैलेंस CD, 500 में से 500 चला गया तो 500 शेयर्स ही बचेगा, और 500 शेयर्स का वैल्यू हमें कैसे करने के लिए बोला है, एवरेज कॉस्ट बेसिस पे, ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हम लोग वैल्यू करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये स्टॉक ही है क्योंकि करेंट एसेट की तरह रख रहे हैं ना, या फिर शेयर्स भी लिख सकते हो, तो 62,500 डिवाइडेड बाई 1000, ये टोटल था इन्वेस्टमेंट, इनटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 500 चला गया तो 500, तो वैल्यू उतना ही आएगा, ये वाला ही आएगा 31,250 आएगा, क्योंकि 500 का अगर ये कॉस्ट है 31,250, जिसपे बेस करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पर भी उतना ही होगा 31,250, और यहाँ पर हमें बोला नहीं था कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे करो, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे देखा, बाकी मार्केट प्राइस पे चेक करके देख सकते हैं कि कितना होगा 92.5, वैसे हम लोग को बोला है एवरेज कॉस्ट पे कर दो, तो हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट करके ही कर दिया, मतलब बोल ही रहा है डायरेक्टली कि कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करो, ठीक है, बोला नहीं है कि कंपेयर करके रिकॉर्ड करो, लेकिन एक बार हम लोग देखते हैं कंपेयर करके क्या यही रिकॉर्ड होगा, अगर मार्केट वैल्यू पे चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, 500 शेयर्स का वैल्यू 500 इंटू 92.5 है मार्केट वैल्यू, ये देखो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 92.5, तो कितना होगा चेक करो 92.5 करके 500 का,
46,250, ठीक है। वैसे भी ये इस पे रिकॉर्ड होता भी नहीं, हमें कंपेयर करने का जरूरत नहीं। क्यों? अगर क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, क्योंकि बोल रहा है एवरेज कॉस्ट बेसिस, तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, किसी और तरह से रिकॉर्ड करेंगे नहीं। बाकी मैंने यहाँ पर देखा कि अगर हम लोग मार्केट वैल्यू हमें बोलता भी, तो भी ये 31,250 पे ही रिकॉर्ड होता, क्योंकि यही लोअर वैल्यू शो कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया 1000, 76,250, 76,250, ठीक है। तो ये देखो, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया। अच्छा, अब देखो इलस्ट्रेशन 4, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा कंसेप्ट करेंगे, दैट इज राइट शेयर्स का। ये देखो यहाँ पर क्या दिया है, ऑन 1/4/2001 मिस्टर टी शेखरन परचेज 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन वी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 120 ईच फ्रॉम ए ब्रोकर हु चार्ज 2% ब्रोकरेज। मतलब लगभग क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। ही इनकट 50 पैसा पर 100 कॉस्ट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर स्टैम्प। अच्छा, मतलब वैसे ही बोला है कि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने से 50 पैसा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। 31 Jan 2002 बोनस वॉज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो 1:2 बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ शेयर्स। द शेयर्स वेर कोटेड एट 175 और 90। टी सेकरन सोल्ड बोनस शेयर्स टू द ब्रोकर इतना, सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, तो इसको हम वर्किंग नोट वोट कुछ नहीं बना रहे, डायरेक्टली वहीं पर करके दिखा दे रहे, क्योंकि बिल्कुल इलास्ट्रेशन 2 के तरह है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है बोल सकते, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 4 देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ पी शेखरन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2002, ये दे रखा था डेट 31 March 2002, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट। इक्विटी शेयर किस में इन्वेस्ट किया है? इक्विटी शेयर्स में। कंपनी का नाम क्या है? वी लिमिटेड, वी लिमिटेड। डेट, पर्टिकुलर, नंबर, कॉस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले 1/4/2001 में परचेज हुआ है, तो एंट्री कर लेते हैं। कितना परचेज हुआ है? 5,000। 5,000 इक्विटी शेयर, 100 इच 120, 2% ब्रोकरेज, सेम क्वेश्चन था। तो 5,000 का कितना हो जाएगा ब्रोकरेज, ये यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज प्राइस 5,000 इंटू 120, 5,000 इंटू 120 प्लस 2% ब्रोकरेज, प्लस ब्रोकरेज 2%, प्लस स्टैम्प ड्यूटी। 100 इन्वेस्टमेंट पे 50 पैसा, तो 1 रुपए इन्वेस्टमेंट पे 50 पैसा डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ये रुपीज है, तो हम लोगों ने कितने रुपए का खरीदा है पहले ये चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 60,000, 6 लाख, ये हो रहा है 6 लाख, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अमाउंट ही बस चेंज हो रहा है। 2% ऑफ 6 लाख, 6 लाख का 2% हो जाएगा 12,000, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 6 लाख का 50 पैसा, मतलब 6 लाख का 50 पैसा, मतलब 50% बोल सकते, 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 100, मतलब कितना जीरो, हम 5 जीरो में से 2 चला जाएगा, मतलब 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,000, तो ये हो गया 15,000, तो 6,15,000 हो जाएगा टोटल कॉस्ट।
तो वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर 6,15,000, ठीक है, बस नंबर के वजह से वैल्यूएशन थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है कि बोनस डिक्लेयर हुआ है 1:2 रेशियो में, तो यहाँ पर बोनस डिक्लेयर हुआ है 1:2 रेशियो में, और ये हुआ है 31 को। तो 31 टू बोनस शेयर्स, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। तो कितने सारे बोनस शेयर्स हो जाएंगे? यहाँ पर बोला है 5,000 शेयर्स था, ठीक है, और कितना बोनस शेयर दिया जाएगा? 1:2, मतलब 2 शेयर्स होल्ड करने से एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 शेयर्स के लिए, एक के लिए। हाँ, तो 1/2 करना पड़ेगा। ये देखो 1/2 इंटू 5,000, तो ये कितना हो जाएगा? 2,500। हाँ, 2,500 होगा। 2,500, कोई भी कॉस्ट इनकर्ड नहीं होने वाला। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बिफोर आफ्टर बोनस शेयर इशू होने के बाद शेयर का मार्केट प्राइस बताया, फिर बोला है उन्होंने सारे बोनस शेयर्स बेच दिए, ठीक है, और बेचने वाला डेट था 31 मार्च, ठीक है, तो 31 मार्च 2002 में सारे बोनस शेयर्स यानी 2,500 बोनस शेयर्स बिक जाएगा। तो पैसा मिलेगा, कितना हो जाएगा देखना पड़ेगा। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पर देखेंगे कि कितना कॉस्ट हो रहा है, मतलब कितना, कितने प्राइस में हम लोगों ने बेच दिया। सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड्स, ठीक है, 2% ब्रोकरेज लगा के बेचा है, ठीक है, तो सेल प्रोसीड्स में पहले आ जाएगा सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कितना हो रहा है, कितने शेयर्स बिक रहे हैं, जितना बोनस शेयर है, यानी 2,500। सेल प्राइस कौन सा होगा? जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, कुछ हमें स्पेसिफिकली नहीं बोला है, तो मार्केट के दाम में बिक जाएगा। अगर कोई अपना प्राइस नहीं बताएगा किसी भी चीज का, तो वो मार्केट के दाम पे बिकेगा। तो कितने में बिकेगा, 175 या 90, कौन सा प्राइस होगा? 90। 90, और उस पे ब्रोकरेज भी लगेगा। 90 जितना आएगा प्लस ब्रोकरेज लगेगा। तो ये कितना हो रहा है? 90 इंटू 2,500, 2,25,000 हो रहा है शायद, हाँ, इंटू 2,25,000, इस पे 2%। 4500। अच्छा, तो ये लेस हो जाएगा, मैंने यहाँ पर गलती से ऐड किया, देखो ऐड थोड़ी ना होगा, ब्रोकरेज पे करेंगे तो सेल प्रोसीड्स मेरा कम हो जाएगा। कितना हो जा रहा है? 2,20,000 आ रहा है, 2,20,000। 2,25,500। हाँ, 2,25,500, तो 2,20,500। अब ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब ये तो सेल करके हमें मिल गया, ये था वर्किंग नोट नंबर 3। अब वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स चेक करेंगे, फिर प्रॉफिट या लॉस। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कितना शेयर्स बिक गया और कितने में खरीदा था? देखो 6,15,000 दे के 5,000 शेयर्स खरीदा था, तो एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा? 6,15,000 दे के 5,000 शेयर्स खरीदा था, यानी एक एक शेयर्स का वैल्यू डिवाइड करने से मिलता है, इनटू 2,500 करेंगे तो सारे शेयर्स का वैल्यू, सॉरी, सेल किए हुए शेयर्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय करने से ये 2 होगा, तो 6,15,000 डिवाइडेड बाई 2, कुछ इतना आएगा शायद, देख लेते हैं। मैम नीचे में 7500 जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये हो जाएगा 7,500। अच्छा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बोनस शेयर को ऐड नहीं किया, देखो तब गलत आ जाएगा। 7,500 है ना, क्योंकि अभी हम लोग के पास कितना शेयर है उसके ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए। चलो 7,500 होगा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से इसको डिवाइड करने से ये कितना हो जाएगा? ये 2,500, ये कैंसिल होने से 3 हो जाएगा। 205,000। 205 और 30, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेल प्रोसीड्स, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, सेल प्रोसीड्स ये है। तो 2,20,000 मतलब प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस करने से ही पता चल जाएगा। 2,20,000, हाँ, 15,500।
तो 2PL बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 4, 15,500। ठीक है, अब बचे हुए स्टॉक का वैल्यू करना पड़ेगा, मतलब जो शेयर्स बचा हुआ है 31 मार्च 2002 बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 7,500 में से 2,500 चला गया तो 5,000 ही बचेगा। अब इसका वैल्यू करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसका टोटल कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, ये हो गया 7,500। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कैसे वैल्यू करने बोला है, यहाँ पर बोला है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ नीचे कर ले, जगह है, वर्किंग नोट नंबर 5 यहाँ बना लेते हैं। तुम लोग पीछे ही बनाओ। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, तो कितने सारे शेयर्स बचे हुए हैं, 5,000। ठीक है, 5,000 का वैल्यू कैसे होगा, पहले 6,15,000 कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसमें हमारा 7,500 शेयर्स था और बचा हुआ है 5,000, तो ये कॉस्ट बता देगा हमें। ठीक है, अच्छा मार्केट वैल्यू कैसे हो जाएगा, 5,000 शेयर्स का मार्केट वैल्यू, मार्केट में रेट क्या चल रहा है यहाँ पर 90 रुपीज करके। ठीक है, तो इंटू 90, तो इसका देखते हैं, 4,50,000, और ये कितना हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा शायद, देखते हैं कितना होता है, 6,00,000, मैम 205,000। वही आ रहा है ना, हाँ 205,000, नहीं ये, हाँ 7,500 ही तो लिखा है अभी मैंने, 7, अब तो ठीक किया है, और ये 5,000, 6,15,000 डिवाइडेड बाई 7,500 इंटू 5,000, देख लेते एक बार। नहीं 4,10,000 आएगा, देखो ये वाला वो बता दिए तुम वैल्यू जो 2,500 का था, यहाँ 5,000 का वैल्यू हो रहा है ना, डबल होगा। ये देखो 2,05,000 जो है ये 2,500 का था, तो फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस में यहाँ भी वैल्यू हो रहा है सेम तरीके से ही, तो ये डबल हो जाएगा। ये देखो इसका डबल हो गया, 2,05,000 का डबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 5,000 का वैल्यू निकाल रहे हैं, 2,500 का नहीं, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, तो 4,10,000। अच्छा हाँ, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट ही लोअर है, लोअर कॉस्ट है, तो इस पे रिकॉर्ड हो जाएगा 4,10,000। ठीक है, तो इस पे टोटल कर लेते हैं, 7,500, ये हो जाएगा 6,30,500। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6,30,500 होना चाहिए, देख लेते हैं, हाँ 500 तो हो रहा है, हाँ 6,30,500, ये हो गया हम लोग का इलस्ट्रेशन 4। अच्छा अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, हाँ राइट इशू का आ गया, ये देखो राइट इशू का, तो पहले हम लोग राइट इशू का कंसेप्ट देख लेते फिर एक क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, अब पहले तो हम लोगों ने शेयर्स पे बोनस का जो है ट्रांजैक्शन देखा कि बोनस में हमें क्या क्या करना पड़ता है। बोनस में हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज करके दिखाएंगे, कुछ प्राइस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और वैल्यूएशन हमेशा एवरेज कॉस्ट पे होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी अगर राइट शेयर इशू करती है तो क्या ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर। ठीक है, अब राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, राइट्स का मतलब क्या होता है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ठीक है, तो कंपनी को अगर पैसे का जरूरत है, ठीक है, कंपनी को अगर पैसे का जरूरत है, कंपनी शेयर इशू करती है। ठीक है, तो फ्रेश शेयर इशू करना अलग होता है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी शेयर इशू कर चुकी है, फिर से अगर शेयर इशू करना चाहती है तो उनको पहले ऑफर करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है, जैसे मान लो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। ठीक है, इसके पास मान लो 100 शेयर्स था, टोटल इसने 100 शेयर इशू कर रखा था, इसमें मान लो बहुत सारे शेयर
शेयर होल्डर होंगे, जिसमें मान लो एक शेयर होल्डर है, सपोज मिस्टर ए, इसके पास 10 शेयर्स था, ठीक है, तो इसके पास कितना परसेंट होल्डिंग था इस कंपनी का बोल सकते हो? अगर एक्स लिमिटेड ने शेयर्स इशू किया था टोटल 100 और बहुत सारे लोगों ने ये शेयर खरीद रखा था, ठीक है, इनका फुल सब्सक्राइब था, और जिसमें से मैंने एक शेयर होल्डर को लिया मिस्टर ए, अगर उनके पास 10 शेयर्स था तो बोल सकते हो वो कितना परसेंट होल्डर थे इस कंपनी का? 10%। 10%, क्योंकि 10/100 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में देखेंगे 10%। अब मान लो एक्स लिमिटेड को फिर से पैसे का जरूरत है और उन्होंने फिर से 100 शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, अगेन 100 शेयर्स इशू किए, बट वो चाहते हैं कि वो अलग किसी को करे, मतलब इनको नहीं, ये कौन है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है, ये कौन है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बाहर वाले को कर देंगे, ठीक है, बाहर वाले को कर देंगे, और बाहर वाले को कर दिया और मान लो सब्सक्राइब हो गया, फिर से फुल्ली सब्सक्राइब हो गया 100। अब मिस्टर ए का होल्डिंग बताओ, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, अब मिस्टर ए का परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बताओ। मान लो फिर से 100 शेयर्स बाहर के दूसरे किसी लोगों ने ले लिया, इन लोगों ने नहीं लिया, इन लोगों को ऑफर ही नहीं किया कंपनी ने, ठीक है, बाहर के कुछ लोगों ने, नए लोगों ने ले लिया, तो बताओ मिस्टर ए के पास 10 शेयर्स ही है, लेकिन आउट ऑफ कितना? 5%। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर 5%। अब इसका क्या हुआ, क्या इसका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम नहीं हो गया? ऑटोमेटिकली कम हो गया ना। अब देखो, अब इसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पे बहुत सारा राइट्स होता है ना, वोटिंग राइट्स वगैरह, कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। वैसे तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलता है, लेकिन उसका भी तो एक रूल्स होता है ना कि एक मिनिमम परसेंटेज होल्ड करने से कंपनी के मतलब हर वोटिंग्स का जो है, मतलब वोटिंग्स राइट्स में जो स्पेशलिटी आता है वो तो तभी आता है ना कि अगर मिनिमम परसेंटेज होल्ड करे। अब ये मिस्टर ए को क्या हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, देखो इन्होंने कंपनी को जब पैसे का जरूरत था पैसे देके शेयर खरीदा, अब कंपनी ने अपने जरूरत पे फिर से इनको कुछ ऑफर नहीं किया। अरे इनको भी तो कुछ बोलना चाहिए था, इन्होंने अपना पैसा तुम्हारे कंपनी में लगा रखा है तो फिर इनका भी तो पहला कुछ हक बनता है। तो इनको नहीं बोल के बाहर वाले को बोलते, कंपनीज एक्ट इसके लिए जो है मना कर रखी है, कंपनीज एक्ट बोलती है कि नहीं, ये हम लोग नहीं कर सकते, मतलब ये कंपनी नहीं कर सकती। अगर कंपनी को दोबारा शेयर इशू करना है तो इनको ही पहले ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना पड़ेगा, और इस तरह के शेयर्स को बोला जाता है राइट शेयर्स। और क्या यहाँ पर बोनस की तरह फ्री में होता है? नहीं, यहाँ पर होता है कंसेशनल रेट से, ठीक है, कंसेशनल रेट मतलब कम दाम में, ठीक है, कम दाम में पहले इनको ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफर क्यों इनको करना पड़ेगा पहले ये हमें समझ लेना चाहिए था, तो ये हो गया इसी वजह से, ये रीजन मैंने बता दिया क्यों ऑफर करना पड़ेगा, और कौन से प्राइस में होगा, कंसेशनल रेट। अब इसका भी रीजन सुनो क्यों कंसेशनल रेट से, ठीक है। मान लो इनका मार्केट में प्राइस चल रहा है शेयर्स का 12 रुपीज, ठीक है, अब अगर 12 रुपीज दे के ही मिस्टर ए या फिर इनको खरीदना पड़ेगा तो ये मार्केट से खरीदेंगे, कंपनी के थ्रू से क्यों खरीदेंगे? अगर मुझे मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है, मैंने कंपनी का इतना दिन शेयर होल्ड कर रखा, मैंने कंपनी को इतना सारा अपना पैसा लगा रखा है कंपनी में, फिर कंपनी मुझे वही प्राइस दे रही है जो मार्केट प्राइस है, तो हम क्यों खरीदें? इसीलिए कंसेशनल रेट में देना जरूरी है राइट शेयर्स, क्योंकि ये कोई फ्रेश इशू नहीं है, एक बार इशू होने के बाद कंपनी दोबारा कर रही है। तो राइट शेयर्स को हमेशा कंसेशनल रेट पे देना पड़ेगा, मार्केट प्राइस पे देने से कभी भी शेयर होल्डर एग्जिस्टिंग जो है वो रेडी नहीं होंगे परचेस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, तो पहले तो फ्री में मिल रहा था बोनस शेयर तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पर कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, ठीक है, मानते कंसेशनल रेट पे मिल रहा है, बट कंसेशनल रेट जो भी क्यों ना हो, जरूरी तो नहीं सभी के पास पैसा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि अभी इनके पास पैसा है कि ये खरीद ले। मान लो ये शेयर्स 8 रुपए में ही मिलेंगे, 12 रुपए में जो मार्केट प्राइस है, कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 8 रुपए में ऑफर किया है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि मिस्टर ई या फिर अनदर शेयर होल्डर्स के पास इतने पैसे अवेलेबल है कि वो 8 रुपीज से खरीद ले, ठीक है, हो सकता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो उनके पास और एक ऑप्शन भी रहता है, वो अपने राइट्स को बेच सकते हैं। राइट्स को बेचने का मतलब हो गया, एक्चुअली कंपनी इनको एक लेटर सेंड करेगी, ठीक है, लेटर भेज देती है कि हम लोग राइट इशू कर रहे हैं, ठीक है, और उसका रेशियो भी बता देती है, जैसे बोनस शेयर का रेशियो बताती है, जैसे 2:1 हो सकता है, 3:4 हो सकता है, जो भी हो, कि हम लोग राइट शेयर इशू कर रहे हैं इस तरह से।
आप देख लीजिए आपका कितना राइट शेयर बनता है, और ये कंसेशनल रेट है। और अगर मान लो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके पास वो पैसा नहीं है उतना कि वो शेयर खरीद पाए, तो वो दो चीज कर सकते हैं। अगर पैसा है तो पूरा खरीद सकते हैं, अगर नहीं है तो पार्टली खरीद सकते हैं, और पार्टली किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर चाहे तो पूरा भी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मिस्टर ए के पास ऑप्शन है, अगर उनके पास 8 रुपीज देने का मतलब इनके पास कैपेबिलिटी है, तो वो 8 रुपीज से शेयर्स खरीद सकते हैं जितना राइट शेयर इनका बनेगा। मान लो कंपनी ने 1:2 में बोल रखा है कि 2 शेयर होल्ड करने पे एक राइट शेयर मिलेगा, तो एक के लिए 1/2, तो 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो मिस्टर एक्स को एक्चुअली 5 राइट शेयर्स मिलेगा, तो उनको अगर खरीदना है तो कंपनी को 40 रुपीज देना पड़ेगा। अब मान लो मिस्टर एक्स बोल रहे हैं मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं है, हम मैक्सिमम 3 शेयर्स ही खरीद सकते हैं, ठीक है, और बाकी हम नहीं खरीद सकते। तो अगर ये 3 शेयर्स खरीदेंगे तो ये कंपनी को कितना पैसा दे देंगे, 24 रुपीज, ठीक है। बाकी का क्या कर सकते हैं, एक्चुअली ये एक राइट लेटर आता है, तो ये लेटर किसी को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, लेटर को किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेल ऑफ राइट्स, या फिर इसको थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में बोलो, अकाउंट्स के लैंग्वेज में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिनाउंसेशन ऑफ राइट्स। रिनाउंस मतलब छोड़ देना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिनाउंसेशन, रिनाउंसेशन ऑफ राइट्स बोलते हैं। तो ये अपना राइट्स को बेच सकते हैं, ठीक है। बेचने का मतलब है जैसे मान लो अगर पूजा में तुम लोगों ने कुछ शॉपिंग किया है, ठीक है, तो बहुत जगह पे कूपन मिलता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने बाटा से कुछ शूज वगैरह खरीदे हो, हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो मान लो उस पे एक कूपन आया है, अब वो कूपन तुम लोग को यूज नहीं करना है, अभी आगे नहीं खरीदना है, मान लो किसी और फ्रेंड को खरीदना है, और वो कूपन में जो है अगर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो वो कूपन दोस्त को दे दिए, वो जो भी शूज वगैरह जो भी खरीदा उसको 10% डिस्काउंट मिल गया। तो तुमने अपना जो राइट्स था, क्योंकि बाटा के वहां पर तुम्हारा एक राइट्स जनरेट हो रहा है तुम लोगों का, कि तुम लोग चाहो तो इस कूपन को दिखा के नेक्स्ट परचेज में जो भी वैलिडिटी है उस पर खरीद सकते हो, 10% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग ऐसा करते हो कि मान लो फ्रेंड को या फिर किसी को भी वो कूपन दे रहे हो, लेकिन उसके बदले बोल रहे हो कि ठीक है हम कूपन देंगे लेकिन मुझे 100 रुपया दो तब हम कूपन देंगे, ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये हो जाता है अपना राइट्स को बेचना। वैसे ही मिस्टर एक्स क्या कर सकते हैं, जो लेटर कंपनी के पास आया है, एक्चुअली लेटर जिसके पास रहेगा ना कंपनी उसी को राइट शेयर्स देगी, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी क्या करेगी, कंपनी देखेगी जिसके पास लेटर है हम उसी के पास राइट शेयर्स दे देंगे। तो ये क्या करेगा, मिस्टर एक्स चाहे तो किसी को बेच सकता है, मान लो मिस्टर वाई को उसने अपना राइट्स बेच दिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज करके, मतलब उस लेटर को बेच दिया 2 रुपए में, ठीक है, 2 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज करके बेच दिया। तो ये जो है मतलब 2 रुपीज एक्चुअली राइट्स लेटर जो बेच दिया, मतलब जितने सारे शेयर्स है उस हिसाब से बेच दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो जो बेच दिया सेल ऑफ राइट्स जो कर दिया, जिसको बेच दिया है उसको हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो मुझे ये बताओ मिस्टर एक्स के लिए ये बेच देने पे जो मिल रहा है वो कहाँ पर जाना चाहिए। तुम लोगों ने मान लो जो बाटा का कूपन बेच दिया वो तुम लोगों के लिए क्या है, इनकम है कि नहीं है, प्रॉफिट है कि नहीं है, ये बताओ, प्रॉफिट है कि इनकम है, ये बताओ। इनकम। हाँ मतलब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, अगर इनकम है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में, ठीक है। यही चीज हमें समझना था, और ये परचेस कर लिए, ठीक है, ये हमारा कॉस्ट हो गया, परचेस कर लिए। अच्छा चलो अब इसको हम लिखवा देते हैं, ऑफर गिव्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेस शेयर्स एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट पे ही होना चाहिए, ठीक है, मार्केट रेट पे कभी शेयर होल्डर नहीं खरीदेगा। शेयर होल्डर्स कैन सब्सक्राइब शेयर्स और दे कैन सेल देयर राइट्स टू आउटसाइडर। अगर उनके पास उतना कैपेबिलिटी है कि पूरा ही खरीदे तो खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते तो बेच सकते हैं किसी बाहर वाले को, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे यहाँ पर कैसे होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर
मिस्टर एक्स जैसे कर रहे थे, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर है? 50,000 शेयर है, ठीक है। कौन से कंपनी का? एबी लिमिटेड का, ठीक है। अब एबी लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है राइट शेयर, और रेशियो क्या लगाया है? 1/4 एट द रेट ऑफ 15 कर देते हैं, 15 पर शेयर, ठीक है। तो कितना राइट शेयर इनको मिलेगा, पहले ये चेक करते हैं। इनके पास कितने राइट शेयर्स आ जाएंगे, इस हाथ में शेयर्स कितने आ जाएंगे? इस हाथ में तो 50,000 है, ठीक है। तो 1/4, तो 4 शेयर्स होल्ड करने से एक मिलेगा। जैसे इनके पास लेटर आए, ये अपना कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करने लग गए कि मुझे कितना राइट शेयर्स मिलेगा। 4 के बदले एक के बदले 1/4, तो 50,000 के बदले कितना मिलेगा? तो 1/4 इंटू 50,000। पॉइंट में तो नहीं आ रहा एग्जाम्पल मेरा। 12,500। हाँ, 12,500, ठीक है। तो 12,500 इनके पास क्या आ गया? शेयर्स आ गया, राइट शेयर्स, ठीक है। अब इनको क्या करना है? या तो ये पूरा खरीद ले तो 15 रुपए करके देना पड़ेगा, या फिर इनको क्या करना पड़ेगा, किसी और को अगर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे होगा देखो, ट्रीटमेंट यहाँ पर लिख देते हैं। राइट एंटाइटल्डमेंट बोलते हैं। राइट एंटाइटलमेंट कितना हुआ? 12,500, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि पूरा सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब फुल भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब इन पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फुल सब्सक्राइब करेंगे तो 12,500 इंटू 15 रुपीज इनको पे करना पड़ेगा, जितना होगा उतना ही, मतलब 1,87,500, ठीक है। सब्सक्राइब फुल करने से ये पेड टू कंपनी हो जाएगा, पेड टू कंपनी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन पार्ट करते हैं, अब इन पार्ट में देख लेते हैं, एक अपना एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि इन पार्ट मतलब कुछ सब्सक्राइब किया है और कुछ सेल कर दिया, सेल ऑफ राइट, ठीक है। तो 12,500 में से सपोज यहाँ पर 10,000 जो है सब्सक्राइब किया, तो कितना सेल ऑफ राइट्स हो जाएगा? 2,500, ठीक है। 2,500 और एट द रेट ऑफ 2 करके किया, ठीक है। मतलब जिसको वो लेटर दे दिया उसको कंपनी 2,500 शेयर्स दे देगी, ठीक है। लेकिन उसको तो देखो, अब ये जो खरीदेगा, सेल ऑफ राइट्स जो होगा, ये किसी पर्सन को वो कर सकता है, जैसे मान लो मिस्टर वाई को कर सकता है। अब मिस्टर वाई का क्या बेनिफिट है वो भी हम लोग देखेंगे। देखो, अगर वो पार्टली सब्सक्राइब करता है तो उसे कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? पेड टू कंपनी कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर्स के लिए 15 रुपीज करके उसको पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट में प्राइस इससे कम ही, ज्यादा ही चल रहा होगा 15 रुपीज से, ठीक है, तभी होगा। अच्छा, अब सेल ऑफ राइट्स जो हो गया, सेल ऑफ राइट्स के लिए इसको 2 रुपीज करके इसने बेच दिया, तो उसका एंट्री क्या होगा? उसका ये देखो, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं, देखो 2,500 कितना हो रहा है? 2,500 इंटू 2, ये हो जा रहा है 5,000 ना, ये हो जाएगा Yes, ट्रांसफर, ma'am. ट्रांसफर टू पीएल, हाँ। एज पर ए एस 13 ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। एज पर AS 13 पैरा 13, ठीक है। AS 13 के पैरा 13 में लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफर कर सकते हैं पीएल में। ये कौन करेगा? ये मिस्टर एक्स, ठीक है। ये हम लोग किसका देख रहे हैं? राइट एंटाइटलमेंट किसको हुआ है? राइट एंटाइटलमेंट हुआ है मिस्टर एक्स को, ठीक है, मिस्टर एक्स को। यहाँ पर हम लोग मिस्टर एक्स का अलग अलग कंडीशन देख रहे हैं। अगर वो पूरा खरीद लेते हैं तो उनको कंपनी को 1,87,500 पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए वो क्या एंट्री करेंगे वो भी लिखवा देते हैं, देखो यहाँ पर ही हमें सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड डेबिट, ये इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं फिर से 1,87,500 का, ठीक है। और इन्होंने कंपनी को पे भी कर दिया है 1,87,500, ठीक है। लेकिन अगर उनके पास उतना पैसा नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? पार्टली शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो फिर से एंट्री करेंगे ऐसे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबी लिमिटेड डेबिट टू बैंक, इतना खरीद लेंगे, ठीक है। इसका एंट्री हो गया 1,87,500।
और जो नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था या फिर नहीं लेना था, जो भी पर्सनल रीजन रहा होगा, वो उन्होंने किसी और को सेल कर दिया। राइट्स बेच सकते, वो शेयर नहीं बेच सकते डायरेक्टली, राइट्स बेच सकते, ठीक है। तो राइट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर राइट्स बेच के इन्होंने कमा लिया 5000 और इनका ये प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2PL बोल के चला जाएगा, ठीक है। 2PL बोल के प्रॉफिट में चला जाएगा। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका एंट्री हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो 2PL तो हो जाएगा, डेबिट हम लोग किसको करेंगे, एक सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, सेल ऑफ राइट्स को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लैंग्वेज याद नहीं रहा, सेल ऑफ राइट्स यहाँ पर लिखेंगे, सेल ऑफ राइट्स डायरेक्टली ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मैम दोनों जगह अमाउंट सेम ही रहेगा 187,500। ओ अच्छा, ये तो 1,50,000 होगा, ये गलती से लिख दिया। यहाँ तो 1,50,000 होगा, वही वाला देख, इधर देख यस। के लिख, 1,50,000 होगा। सेल ऑफ राइट्स टू PL, राइट्स बेच के हम लोगों ने कमाया है। जैसे हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो लिखते हैं कैश टू सेल्स, ठीक है। उसी तरह से सेल ऑफ राइट्स टू PL, कैश टू सेल्स लिखते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, सेल्स टू ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग में जाता है, ट्रेडिंग PL। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 5000 जितना होगा, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था। अच्छा, अब कंपनी क्या एंट्री करेगी, अगर कंपनी का भी एंट्री हम लोग जानना चाहते हैं तो कंपनी अपना राइट शेयर इशू करके क्या एंट्री करेगी, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो कंपनी तो बना रखा है मैंने, कंपनी अपना एंट्री हमें चाहिए नहीं, फिर भी एक बार बता देते कंपनी का एंट्री क्या हो सकता है। कंपनी बोलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। कंपनी अपना इस तरह से एंट्री करेगी। कंपनी कितना राइट शेयर इशू करी है, यहाँ पर हम लोग तो टोटल नहीं दिखा रहे। अगर हम लोग ये बोलते एक ही शेयर होल्डर तो होता नहीं, कंपनी का बहुत सारा शेयर होल्डर होता है, ठीक है। तो जितने भी शेयर होल्डर होंगे उतने हिसाब से कंपनी अपना एंट्री कर देगी। अगर सिर्फ मिस्टर ए के रेस्पेक्ट में एंट्री हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 50,000 इंटू कितना हो जाएगा, अगर ओरिजिनल शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 से एंट्री हो जाएगा, 50,000 इंटू 10 से एंट्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500,000, ठीक है। इस तरह से मैंने कर दिया, जगह नहीं है। और यहाँ पर 5 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रीमियम, क्योंकि 10 का शेयर 15 में जा रहा है, कुछ नहीं बोला जाता है तो इक्विटी शेयर 10 का ही माना जाता है। तो यहाँ पर हो गया 250,000 और यहाँ पर टोटल 15 इंटू 50, तो 750, ठीक है। इस तरह से कंपनी एंट्री कर देगी और ये यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब जो राइट ले रहा है, ठीक है, जो राइट ले रहा है, मान लो ये जो राइट खरीद बेच दिया है, ये मान लो मिस्टर वाई ले रहा है, तो मिस्टर वाई क्या एंट्री करेंगे, ये भी हमें चाहिए नहीं, फिर भी एक बार देख लो। मिस्टर वाई को राइट्स बेच दिया है, किसने बेच दिया है, मिस्टर एक्स ने। मिस्टर एक्स बोल रहे हैं मुझे पूरा नहीं खरीदना है, हम सेल करेंगे, सेल ऑफ राइट्स, ठीक है। तो मिस्टर वाई क्या एंट्री करेंगे पता है, अगर ये हमें पता करना है तो देखो मिस्टर वाई क्या एंट्री करेंगे। अच्छा, अब मिस्टर वाई का कितना कॉस्ट पड़ गया, बोल सकते हो मिस्टर वाई को शेयर्स लेने का कॉस्ट कितना पड़ गया। अगर मान लो ये पार्ट वाला कंडीशन हो रहा है, कुछ लिया कुछ नहीं लिया, ठीक है, कुछ मतलब बेच दिया, तो 2500 शेयर्स का कितना कॉस्ट आ गया इनका, इनके पास 2500 शेयर्स आ जाएंगे वो राइट्स लेटर की वजह से, और इनका कॉस्ट कितना आ जाएगा एट द रेट ऑफ, बोलो कितना आ रहा है। मिस्टर एक्स ने इनसे कितना पैसा लिया, बोलो मिस्टर एक्स ने इनसे कितना पैसा लिया, बोलो मिस्टर एक्स ने कितने में बेचा इनको अपना राइट लेटर, 5,000 में। हाँ मतलब एट द रेट ऑफ कितना, 2। 2। और इसने जब ये तो मिस्टर एक्स से वो राइट लेटर्स ले लिया, जैसे मान लो कूपन बेच दिए, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट खरीदना है बाटा में जाके वो तो अपना पैसा खुद खर्च करेगा जो दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को पे किया, और किसको पे करना पड़ेगा, मिस्टर वाई को, शेयर्स लेने के लिए कंपनी को कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, 8 है। नहीं 8 क्यों, वो तो पहला वाला एग्जांपल था, ये इसके और हिसाब ये से 13। 15, कम नहीं 15 ही देना पड़ेगा।
कंपनी को तो 15 ही देना पड़ेगा, ठीक है, 15 ही देना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर एक्स को उसे 2 रुपए देना पड़ेगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 15 क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 17। मैंने, हाँ मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया था वो लेकिन 15 का लिया था, ठीक है। -2 हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि कंपनी हमसे कम लेगी, कंपनी बोलेगी वो आपका प्रॉब्लम है। आपके पास अगर राइट लेटर है तो हम लोग 15 रुपए में वो शेयर आपको दे देंगे, आपका जितना राइट्स जनरेट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 रुपीज। इसका 17 रुपीज आ गया एक शेयर्स का, ठीक है। फिर ये क्यों खरीदेगा? ये 2 रुपए मिस्टर एक्स को दे रहा है, 15 रुपए कंपनी को दे रहा है, तो क्या इसमें मिस्टर वाई का कोई फायदा है? सोच के देखो। ऑब्वियसली फायदा होगा, क्यों बताओ? क्या मार्केट वैल्यू शेयर्स का 15 रुपए चल रहा होगा या उससे ज्यादा चल रहा होगा? बोलो। मार्केट वैल्यू, राइट शेयर्स जो इशू हो रहा है, अभी अभी हम लोगों ने कंसेप्ट समझा ना, मार्केट वैल्यू कितना चल रहा होगा इस शेयर्स का? राइट शेयर्स का जो रेट कंपनी ने 15 लगाया, मार्केट वैल्यू क्या चल रहा होगा? मोर देन 15 या लेस देन 15? More than 15। मान लेते हैं कि 20 रुपीज चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि 20 रुपीज चल रहा है, तो भी तो इसका बेनिफिट है। अगर ये कंपनी अच्छा कंपनी है, इसका शेयर्स अगर मिस्टर वाई को खरीदना है मार्केट से तो 20 रुपए दे के खरीदना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर 2 रुपए मिस्टर एक्स और 15 रुपए कंपनी को दे के उसका 17 ही आ रहा है, ठीक है, 17 रुपीज आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो रेडी रहेगा। अगर मान लो ये जो है 17 से कम होता है, जैसे मान लो कि अगर ये 20 की जगह 16 रुपीज होता, तो क्या मिस्टर वाई के लिए प्रॉफिटेबल होता? सोच के देखो। अगर मार्केट में प्राइस 16 रुपीज चलता तो क्या मिस्टर वाई ये खरीदते? ये ऑफर उन्हें लेना चाहिए था? नो मैम। नहीं, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कैसे होगा, वैसे होता नहीं इतना, 1-2 रुपए का फर्क नहीं होता है, काफी फर्क होता है, ठीक है। तो ये इनको मिल जाएगा 17 रुपीज देके ये खरीद लेंगे। और ये अपना एंट्री कैसे करेंगे? ऐसे ही करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऐसे ही करके कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ AB लिमिटेड टू बैंक, ठीक है। ये इस तरह से एंट्री हो जाएगा, तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है ये 15 रुपए करके ही रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पर मिस्टर एक्स को वो 2 रुपीज अलग से पे करेंगे, ठीक है। तो इसका एंट्री इस तरह से होगा। वैसे हमें मिस्टर वाई का एंट्री का जरूरत नहीं है, हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इन्वेस्टर है, डायरेक्ट इन्वेस्टर है, उनका ही एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। इलस्ट्रेशन 4, ये तो हम लोगों ने कर लिया। इलस्ट्रेशन 5 देखो, इलस्ट्रेशन 5 कैसे होगा? क्या बोला है? ऑन 1 अप्रैल 2001 रजत हैज 50,000 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू 10, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू 10 है जो शेयर्स का, वो शेयर्स जो है रजत के पास है। 1 अप्रैल को परचेज नहीं बोला है, बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 50,000 का, ठीक है, जिसका बुक वैल्यू मतलब रिकॉर्ड किया गया है जिस वैल्यू पे वो है 15। ही प्रोवाइड्स यू द फर्दर इंफॉर्मेशन। On 20th June, he purchased another 10,000 shares of P Limited। उसी कंपनी का इन्होंने 10,000 और भी शेयर्स खरीद लिया 16 रुपीज करके, ठीक है। 1 अगस्त P Limited issued 1 equity bonus share for every 6 shares held by the shareholder, ठीक है। जो भी शेयर होल्डर शेयर हेल्ड कर रहे हैं उन्हें बोनस शेयर मिलेगा, रेशियो कंपनी ने बता दिया है। ऑन 31 October 2001 द डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड announced a right issue which entitles the holder to subscribe 3 shares for every 7 shares at 15 per share। shareholder can transfer their rights in full or in part। और यहाँ पर बता भी दिया है कि अब आप लोग चाहो तो फुल सब्सक्राइब भी कर सकते हो, पार्ट सब्सक्राइब भी कर सकते हो। रजत sold 1/3 of the entitlement to Umang for a consideration of 2 per share and subscribed the rest on 5th of November। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या किया है, थोड़ा सा 1/3 लिया है और बाकी 2/3 जो है वो उमंग को बेच दिया है, समथिंग इन कंसिडरेशन जिसे बोलते हैं 2 रुपीज में बेच दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रजत फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। हमें रजत का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करके देना है, ठीक है। देखो कैसे होगा।
Illustration 5. In the books of Rajat, investment account. In the अच्छा पहले टाइमलाइन बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारा चीज है, पहला क्वेश्चन है तो हम लोग एक बार टाइमलाइन बना लेते हैं। 1 अप्रैल 2001, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है 50,000 इक्विटी शेयर्स, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड, 50,000 equity shares of P Limited at the rate of 15, at the rate of 10 नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, और at the rate of 15 कर देते बुक वैल्यू है, ठीक है, दोनों वैल्यू लिख लिया हम लोगों ने। अच्छा, और उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन है 28 जून 2001 परचेस किया गया है, फिर से 28 जून 2001 फिर से परचेस किया गया है 10,016 रुपीज करके, परचेस 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 16 रुपीज करके, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त को बोनस इशू हुआ है, 1 अगस्त बोनस, बोनस शेयर्स मिल रहा है 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड, ठीक है, तो 6 शेयर हेल्ड करने से एक मिलेगा, तो बोनस रेशियो मतलब 1/6 हो जाएगा, बोनस ऐसे मिलेगा 1/6 के हिसाब से, ठीक है। 31 अक्टूबर को, फिर 31 अक्टूबर यानी 10/2001, ठीक है, 31 अक्टूबर 2001 को राइट इशू हुआ है, राइट एंटाइटलमेंट कैसे है 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड, ठीक है, राइट इशू 3 फॉर 7 होल्ड, ठीक है, ये जैसे था यहाँ पर था 6 फॉर एवरी 6 होल्ड, ठीक है, 1 फॉर 6 होल्ड ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख ही देते हैं 1 फॉर 6 होल्ड। अच्छा, ये चला गया राइट्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजत सोल्ड 1/3 ऑफ द एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 2 और सब्सक्राइब्ड रेस्ट ऑन 5 नवंबर, ठीक है, तो कंपनी डिक्लेयर करती है, ये राइट इशू डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो डिक्लेयर करने के बाद थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई खरीद सकता है, तो खरीदने का डेट था 5 नवंबर, तभी देखो उसी दिन ले लिया है, 5 नवंबर 2001 को राइट एंटाइटल्ड, एंटाइटल नहीं बोलेंगे, राइट जो है, राइट एक्वर, कितना राइट एक्वर किया गया है और कितना सेल किया गया है, ठीक है, तो राइट एक्वर हुआ है 1/3 सेल हो गया, तो 2/3 एक्वर सोल्ड 1/3 एट द रेट ऑफ 2 करके, ठीक है, 1/3 एट द रेट ऑफ 2 करके सेल हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रजत फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च, बस और कुछ नहीं बोला है, तो देखो कैसे होगा। इन द बुक्स ऑफ रजत investment account for the year ended invest in equity share in P Limited। अच्छा, और यहाँ पर ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। सेम कॉलम ही होगा, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स नंबर कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर्स नंबर कॉस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर देख के हम लोग कर सकते हैं 1/4/2001, ठीक है, 1/4/2001 ये, लेकिन टू बैंक नहीं होगा, ये परचेज नहीं किया गया, ये पहले से इनके पास था, तो इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस या फिर टू बैलेंस बीडी बोलेंगे, क्योंकि ये एसेट है, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट रहना हमारा एसेट है, तो ओपनिंग एसेट 50,000 और 15 करके हम लोगों ने खरीदा हुआ है, ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 50,000 और एट द रेट ऑफ 15 यानी 7,50,000 हो जाएगा कॉस्ट। ठीक है, ये ओपनिंग का एंट्री हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फिर से परचेज हुआ है 28 जून 2001, तो इसको हम लोग लिखेंगे टू बैंक। अगर परचेज हुआ है तो टू बैंक होगा। कितना सारा शेयर्स परचेज हुआ है? 10,000 16 रुपीज करके, तो 16 यानी 1,60,000 हो जाएगा। 16 और यहाँ पर 4 जीरो, हाँ, तो 1,60,000 हो गया। अच्छा, उसके बाद 1 अगस्त को बोनस इशू हुआ है, तो बोनस टू बोनस शेयर बोल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 अगस्त 2001 टू बोनस इशू। अब बताओ कितना सारा बोनस शेयर होगा, उसका हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं पीछे। कितना सारा बोनस शेयर होगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर 10,000। 10,000, करेक्ट। ये देखो यहाँ पर बोला है 1 for 6 होल्ड, ठीक है, तो 6 शेयर्स होल्ड करने से एक मिलेगा, एक के लिए 1/6, और इन्होंने कितना होल्ड कर रखा है? 60,000। ठीक है, तो 60,000 के लिए कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 शेयर्स होल्ड कर रखा है। वर्किंग नोट नंबर 1 10,000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। राइट इशू हुआ, कब हुआ है? 31 ऑक्टोबर को। राइट डिक्लेयर, एक्चुअली डिक्लेयर इस डेट को हुआ है और सब्सक्राइब इस डेट के अंदर कर लेना है। तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा इस डेट पे, क्योंकि ये कंपनी डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब होना स्टार्ट हुआ तो ये डेट पे एंट्री होगा। तो 5 नवंबर को देखा जाएगा कि जिसका हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं रजत, उन्होंने कितने सारे राइट शेयर्स लिए, कितने नहीं लिए। तो पहले इनका राइट एंटाइटल्ड में देखते हैं कि इनको कितना राइट शेयर कंपनी दे सकती है। तो पहले चेक करेंगे राइट एंटाइटलमेंट, कितना इनका अधिकार है राइट्स का। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो राइट इशू कैसे होगा। 3 for 7 होल्ड, तो 7 शेयर्स होल्ड करने से 3 राइट शेयर्स मिलेगा, तो 7/3। और इन्होंने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं? 60,000, तो कितने सारे इनको राइट शेयर्स मिल सकते हैं? एंटाइटलमेंट कितने का होगा? 14,000 नंबर ऑफ शेयर्स का। ठीक है, और इन्होंने इसमें से क्या किया है? इसमें से 1/3 और 2/3 कुछ किया है इन्होंने। 2/3 जो है एक्वर किया है और 1/3 सेल किया है, 2/3 एक्वर। तो कितने सारे शेयर्स एक्वर किए हैं? अच्छा, मेरा ये कैलकुलेशन ठीक हुआ कि गलत हो गया? मैम मेरा 1,40,000 आ रहा है। अच्छा, 50 60, ओ अच्छा, फिर से एक आएगा ना 10,000, 70,000 होना चाहिए। अच्छा, मैंने गलती से ये यहाँ से देख के कर दिया ना, इसी वजह से गलती हुआ। ये देखो 70,000 होगा, 70,000 होगा। और ये, अच्छा, ये 3/7 होगा, मैंने 7/3 कर दिया है गलती से। ये देखो, बोल रहा है कि 3 for 7 होल्ड, 7 होल्ड करने से 3 मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोला है, 7 होल्ड करने से 3 मिलेगा, तो एक करने से 3/7, उल्टा लिख दिया है मैंने, पहला बात है, इसीलिए भी गलत आ रहा है, रेशियो ही उल्टा लिख दिया है। 3/7 होगा। और टोटल कितने पे राइट शेयर मिलेगा? जितना होल्ड कर रहा है, तो 50,000 ओपनिंग, 10,000 नया खरीदा और 10,000 बोनस, मतलब टोटल 70,000, 30,000 होगा तब। ये सही आंसर होगा ना? देखो 30,000 आ रहा है, समझ में आ गया कैसे 30,000 आएगा? ये तो टोटल इतने सारे शेयर्स है ना, 50 10 और 10, 70, 70,000। और यहाँ पर राइट का जो रेशियो है वो क्या है? वो बोला है 3 for 7 होल्ड, 7 शेयर्स होल्ड करने से 3 राइट शेयर्स मिलेगा। ठीक है, 7 शेयर्स होल्ड करने से 3 राइट शेयर्स मिलेगा, तो एक के लिए 3/7। तो इसका मतलब 70,000 के लिए 70,000 इंटू 3/7 करने से जितना आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पर एक्वर कितना किया है? 20,000। ठीक है, तो सेल कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, सेल हो गया 10,000 शेयर्स। अच्छा, अब सब्सक्राइब जो करेंगे, राइट सब्सक्राइब जो होगा उसके लिए कितना पेमेंट हो जाएगा? 20,000 शेयर्स कितना करके खरीदने के लिए बोला है कंपनी ने? रेट नहीं लिखा मैंने, 15 रुपीज करके। ठीक है, 15 रुपीज करके एट द रेट ऑफ 15। तो देखो 15 रुपीज करके कितना हो जाएगा?
3 लाख, ठीक है। और ये बेच दिया है एट द रेट ऑफ 2 करके, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 2, 20,000। अच्छा बोलो, अब ये कहाँ पर जाएगा, ये तो कंपनी को पे किया है हम लोगों ने 3 लाख, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, टू बैंक। हम लोगों ने जैसे नॉर्मली शेयर्स खरीदा वैसे राइट शेयर्स खरीदा, ठीक है। तो ये नवंबर, 5 नवंबर में ये वाला एंट्री होगा टू बैंक बोल के। ये रहा 5 नवंबर में। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर टू बोनस लिखा क्योंकि वो फ्री में मिलता है, इसलिए टू बैंक नहीं लिखा, लेकिन अब तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। अच्छा, यहाँ पर देखो कितने सारे राइट शेयर्स इन्होंने खरीद लिए हैं, 20,000। ये देखो 20,000 एट द रेट ऑफ 15 यानी 3 लाख। 20,000 नंबर कॉलम में लिखेंगे, 3 लाख कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और बाकी जो है इन्होंने सेल कर दिया, मतलब राइट सेल कर दिया, तो राइट सेल करने के एंट्री क्या हो जाएगा, राइट सेल करने से एंट्री जो होता है वो तो होता है सेल ऑफ राइट्स टू पीएल, प्रॉफिट में चला जाएगा। ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा ट्रांसफर टू पीएल, लेकिन हम लोग तो पीएल नहीं बना रहे। देखो इसका एंट्री क्या होता है, मैंने लिखवाया था, ये देखो यहाँ पर इसका एंट्री क्या होता है, सेल ऑफ राइट्स टू पीएल, ठीक है। सेल ऑफ राइट्स टू पीएल होता है, तो ना हमारा ये सेल ऑफ राइट्स अकाउंट है ना तो पीएल लेजर है, ठीक है। लेजर के हिसाब से अगर देखो तो दोनों में से ये कोई भी लेजर नहीं है, तो इसका एंट्री यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जा रहा है 31 मार्च 2002, जो कि इनका ईयर एंड है। यहाँ पर हम लोग बैलेंस देखेंगे कि इनके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है, शेयर्स का। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। कितना बैलेंस बचा हुआ है, टोटल कितना शेयर्स था, सारा ही बचा हुआ है, कुछ तो बेचा नहीं है। 50,000, 10,000, 10,000, 70, 80, 90,000, ठीक है। 90,000 शेयर्स बचे हुए हैं। और इसका कॉस्ट टोटल कर लो, जितना है उतना ही, क्योंकि कॉस्ट तो हमें कुछ अलग करना ही नहीं है। एक 7,50,000 का था, एक 1,60,000, एक 3 लाख, टोटल करो 3 लाख और 7 लाख, 10,50,000, 11 लाख, और यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख, 12,10,000, ठीक है। 12,10,000 हो रहा है, यहाँ पर भी 12,10,000 हो जाएगा, और नंबर 90,000। क्योंकि कुछ सेल ही नहीं हुआ है तो हमें कुछ वर्किंग नोट बनाने का जरूरत क्या है, अगर वर्किंग नोट बनाते भी है तो सेम ये कंसेप्ट हो गया, 12,10,000 एवरेज होता है ना कॉस्ट, उस पे 90,000 शेयर्स और 90 ही बचे हुए, तो इंटू 90,000, तो फर्क क्या होगा, कुछ फर्क तो होने वाला है नहीं। तो हम लोग इसको डायरेक्टली बैलेंस करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तरह का सेल था ही नहीं, तो ये हम लोग डायरेक्टली लेजर बैलेंस करके भी निकाल सकते हैं। ना तो यहाँ कोई मार्केट वैल्यू था, ना तो हमें कोई कॉस्ट और मार्केट प्राइस को कंपेयर करने बोला गया था। अगर बोला जाता तो ठीक है, 90,000 का मान लो कुछ मार्केट वैल्यू बताता, ठीक है, फिर हम लोग देखते, फिर वो कॉस्ट से कम होता ज्यादा होता, विच एवर इज लोअर पे हम लोग रिकॉर्ड करते, तो एक बात था। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 5। अच्छा, इसके बाद से जो क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर का भी बात हुआ है, ठीक है। ये डिविडेंड डिक्लेयर का पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो ये डिविडेंड डिक्लेयर का जो क्वेश्चन है ये अभी हम लोग नहीं कर सकते जब तक हमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं पता चल जाता है। तो इलास्ट्रेशन ये जितने भी है इसके बाद, ठीक है, ये वाला तभी कर पाएंगे जब हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर ये पढ़ लेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर का नहीं देखते, लेकिन एक चीज हम बोल सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस जो मैंने लास्ट दिन भी होमवर्क बोला था इसमें से, ये देखो किया अगर नहीं है तो इसमें से तुम लोग वो जो डिवेंचर या बॉन्ड वाला है ना उसका क्वेश्चन था जिसमें दोनों मिक्स्ड अप था, इक्विटी वाला भी और ये वाला भी, बट इक्विटी वाला मत करो क्योंकि इक्विटी का सारा कंसेप्ट आज मैंने नहीं बताया। बोनस शेयर इशू करने से क्या होता है, राइट शेयर इशू करने से क्या होता है ये बताया। लेकिन इसके साथ अगर कंपनी डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर तो करेगी, इक्विटी शेयर है, कंपनी कितने तरह का डिविडेंड डिक्लेयर करती है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन कितना कंप्लीट कर पाएंगे वो देखना पड़ेगा, लेकिन ये तुम लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ये हम फिर से बोल सकते हैं, ये तुम लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। बाकी शेयर्स का जो क्वेश्चन मैंने करवाया उसी को ही देखो, नया कुछ मत करो, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस है मैट में उसमें क्या है, उसमें डिविडेंड वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड तो मैंने नहीं करवाया, तो आज इतना ही करते हैं। तो ये तुम लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो।